वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सीएस एक वीडियो में, जिसका कोड है 083। पेपर बहुत नज़दीक है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत किफ़ायती होने वाली है। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, सारी चीज़ें कवर करूँगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जितना टर्म 1 में है, जो आपका सीबीएसई द्वारा सिलेबस रिलीज हुआ है, वो सारी चीज़ें हम ये वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ी सा समय लगेगा, 1 घंटे से थोड़ी सा ज़्यादा है, कम लग सकता है, बट ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सारी चीज़ें भी कराऊँगा और जल्दी जल्दी भी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि यार पाइथन क्या है। पाइथन है एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और किसके द्वारा बनाई गई थी? गाइडो वैन रॉसम के द्वारा, और रिलीज हुई थी 1991 में। तो ये सारी चीज़ आपको पता है। पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन इज डिजाइन टू बी हाईली रीडेबल, इट यूज इंग्लिश कीवर्ड फ्रीक्वेंटली वेयर एज अदर लैंग्वेज। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता है। पाइथन क्या है? इंटरप्रेटेड है, मतलब इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरैक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बिगनर्स लैंग्वेज है, मतलब आसान है, तब बिगनर इसको यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री क्या क्या है? गाइडो वैन रॉसम ने बनाई थी। ठीक है, ओके। तो इतना तो अभी इसका काम का है नहीं, आप पढ़ लेना, पॉज करके देख सकते हो। पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं? इजी टू लर्न, इजी टू रीड, इजी टू मेंटेन, ए ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इंटरैक्टिव मोड है, पोर्टेबल है, मतलब हम कहीं भी इसे चला सकते हैं, कोई भी सिस्टम या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकती है। एक्सटेंडेबल है, डेटाबेस है, जीयूआई प्रोग्रामिंग है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, स्केलेबल है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। वाई पाइथन? क्यों पाइथन? पाइथन एक पहला रीजन ये है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में चल जाती है, जैसे मैक है, विंडोज़ है, लिनक्स है और बहुत सारे। और पाइथन सिंपल है, आसान है, कोई भी चला सकता है। छोटे सिंटैक्स हैं, कम लाइन में काम हो जाता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, पहले कंपाइल नहीं करना पड़ता था, फिर इंटरप्रेट होता था, यहाँ डायरेक्ट इंटरप्रेट हो जाता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऊप को फॉलो करती है। तो ऊप को जब फॉलो करती है तो उसमें क्या होता है? काम करना आसान हो जाता है, इसलिए हम पाइथन को यूज करते हैं। तो पहला प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन पाइथन। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो आउटपुट आपको हेलो वर्ल्ड मिलेगा। तो हम भी साथ साथ प्रैक्टिकल करते हुए चलते हैं। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। प्रिंट, मैं लिख देता हूँ हेलो ऑल। कोई भी मैसेज लिखना हो तो डबल कोट्स के अंदर लिखना है। कंट्रोल एस सेव के लिए, F5 रन के लिए। ये सॉफ्टवेयर का है, तो हेलो ऑल रन होके आ गया है। तो आप ऐसे रन कर सकते हैं। ये प्रिंट का जो यूज़ है, डेटा को आउटपुट करने के लिए या आपको डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। ऐसा करते हैं, एक बेसिक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, जिसमें हम इनपुट आउटपुट सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, A=10 ले लेता हूँ, B=20 ले लेता हूँ, C=A+B में कर देता हूँ, और मैं प्रिंट C कर देता हूँ। कंट्रोल एस F5, तो आ रहा है 30। अब ये हमें समझ में नहीं आ रही है 30 क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, क्या है 30? ठीक है, तो इसके लिए इसमें एक मैसेज ऐड करना होता है। तो 30 से पहले एक मैसेज आना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली इससे पहले ही लिख देता हूँ। जो भी आप मैसेज लिखेंगे डबल कोट्स में लिखेंगे। मैं मैसेज लिख देता हूँ, द 2 नंबर सम इज, डबल कोट्स क्लोज, देन कॉमा करते हैं। ये कॉमा क्या काम करता है? आपके मैसेज को और आपके वेरिएबल को सेपरेट करता है। ठीक है, तो सेपरेट हो गया है, इसको रन करा देता हूँ। ये देखिए, द 2 नंबर सम इज 30। अब समझ में आ रहा है मतलब ये 30 क्या है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक चीज़ और है, ये जो प्रोग्राम है प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड बोले तो मतलब यहाँ पर वैल्यू पहले से ही सेट है। अब आप चाहते हैं कि सर हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है, हाउ, ये कैसे होगा? तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर हमें हेल्प लेनी होगी इनपुट फंक्शन की। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, A=int इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, B=int इनपुट, यहाँ हम लिख देते हैं एंटर
सेकेंड नंबर, ठीक है। ए और बी के पास वैल्यू आ गई तो उसको हम कर देते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर प्रिंट कर देता हूँ, मैसेज भी ऐड कर देते हैं, सम इज इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज कॉमा सी, ठीक है। रन करा दिया। देखो आपसे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मतलब यूजर डिफाइंड में क्या हुआ, आपसे रन टाइम में वैल्यू पूछ रहा है, आपने 12 डाला। दूसरा पूछ रहा है आपने 34 डाल दिया, ये यूजर की चॉइस है, आंसर आ रहा है 46। अगेन कोई और यूजर बैठा, क्योंकि जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं किसी दूसरे के लिए बना रहे हैं, हम अपने लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे के हिसाब से सोचना है आपने। मैंने अगेन रन किया, कोई दूसरा पर्सन आपके सिस्टम में भी बैठा है, तो उसने 23 डाल दिया और दूसरी वैल्यू 89 डाल दिया, तो ये देखिए 112 आपका आंसर आ रहा है। तो काम ऐसा करना है जो डायनेमिक हो, कोई भी यूज़ करे तो चला सके, और अच्छा खासा रन होना चाहिए। तो आपने सीखा, इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक तो इनपुट फंक्शन सीखा, और ये इंट क्या था, क्योंकि जो डेटा लिया जाता है कंप्यूटर हमेशा स्ट्रिंग में लेता है। अब ये इंट क्या कर रहा है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, तो जो इंट वैल्यू कन्वर्ट होके मिली वो एक को इंटीजर में मिली, ठीक है। और प्रिंट आपको डेटा आउटपुट भी दे सकता है या डेटा डिस्प्ले करने का काम करता है। इनपुट आपके यूजर से वैल्यू लेता है, इट टेक्स द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। तो बेसिक चीज़ें आप सीख गए हैं यहाँ पर। तो अगला टॉपिक हमारा है पाइथन कमेंट्स। अब ये कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये वो कमेंट्स नहीं है जो हम फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में करते हैं। कमेंट क्या होते हैं, सिंपल आपके प्रोग्राम को रीडेबल, मोर रीडेबल बना देते हैं। मतलब आपका जो यूजर है, नया यूजर है, वो इजीली चीज़ों को समझ सकता है, ठीक है। कंपाइलर इसको रीड नहीं करता है कमेंट्स को, आप एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अपने यूजर को। तो पढ़ लेते हैं पाइथन कमेंट्स। Comments can be used to explain Python code. Comment can be used to make the code more readable. ठीक है। Comment can be used to prevent execution when testing code. ठीक है, कंपाइलर इसको रीड नहीं कर रहा है। और कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट इन पाइथन। सिंगल लाइन कमेंट हैश से करते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट डबल कोट्स से करते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। मैं सपोज यूज़र, कोई नया यूज़र, उसे बताना चाहता हूँ ये इंट इनपुट फर्स्ट नंबर क्या है, तो मैं यहाँ पर हैज लगा के लिख देता हूँ, इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो ये बात जो नया बंदा है, जो नया सिस्टम में अभी पाइथन सीख रहा है, उसको ईजिली समझ में आ रही है, ठीक है। और आपका कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। मैं इसको आपको रन करा के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बस ये आपको वो वाली स्क्रीन में दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। यूज़र के लिए किफ़ायती है, फ़ायदेमंद है, तो यूज़र इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहा है सारी चीज़ों को, तो ये बस यूज़र के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये है सिंगल लाइन कमेंट। अगर एक से ज़्यादा लाइनों को आपने कमेंट करना है तो आप डबल कोट्स लगा सकते हैं 3 टाइम, ये 1 2 3, और मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अगर अब मैं कोड को रन करूँगा, देखो ये यूज़र से वैल्यू तो लेगा बट और कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो लाइनें कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। तो होना ही था ये, क्योंकि हमने कमेंट आउट कर दिया था। तो कमेंट हटा देते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गए होंगे कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत काम की चीज़ आ रही है, वेरिएबल, ठीक है, या आइडेंटिफायर रूल भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हम फंक्शन का नेम बनाते हैं, क्लास का नेम बनाते हैं, या वेरिएबल का नेम होता है, तो सब आइडेंटिफायर नेम होते हैं या वेरिएबल नेम। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, ए वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज एंड इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम्स। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। तो a क्या है, एक वेरिएबल है, b भी एक वेरिएबल है। 10 असाइन हो रहा है a को और 20 असाइन हो रहा है b को। ऐसे ही यहाँ पर x इक्वल टू 5 लिखा है और y इक्वल टू जॉन लिखा है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, यार रूल्स क्या हैं आइडेंटिफायर के या वेरिएबल्स के क्रिएट करने के, रूल्स क्या हैं। तो रूल्स बहुत ही आसान हैं और ये आपको 1 नंबर दिला सकता है। पहला क्वेश्चन जो आता है इसी पे बेस्ड आता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो पहला रूल है, ए वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मतलब वेरिएबल में कॉम्बिनेशन हो सकता है अल्फ़ाबेट्स का, डिजिट्स का और अंडरस्कोर का।
ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, मतलब जो वेरिएबल स्टार्ट होगा वो अंडरस्कोर और अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। इट कांट स्टार्ट विद ए डिजिट, मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड। डू नॉट यूज स्पेशल वर्ड्स या स्पेशल कैरेक्टर्स। यू कैन यूज अंडरस्कोर साइन। ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, एग्जाम्पल एंड, फ्लोट या कैर। तो मैं ये सारी चीज़ें समराइज करके आपको बता देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, कुछ हम देखिए दो पार्ट करते हैं इसको आसानी करने के लिए, आसान बनाएंगे सारी चीज़ों को। देखो वेरिएबल क्या कह रहा है, कैन हैव अल्फाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर, मतलब A1 नाम का वेरिएबल हो सकता है, A_B नाम का वेरिएबल हो सकता है। अब दूसरा क्या कह रहा है, ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, मतलब अंडरस्कोर A नाम से वेरिएबल हो सकता है और अल्फाबेट से तो मैंने लिख दिया। इट कांट स्टार्ट विद ए डिजिट, मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। 2A नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है। A2 हो सकता है बट स्टार्ट नंबर से नहीं हो सकता है। व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड। व्हाइट स्पेस क्या होता है, मतलब आप A स्पेस B नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, ये भी गलत है। डू नॉट यूज स्पेशल वर्ड्स या स्पेशल कैरेक्टर्स, A-B गलत है। A@B ये स्पेशल वर्ड्स है तो इनको भी यूज नहीं कर सकते हैं। यू कैन यूज अंडरस्कोर साइन, तो A_B हो सकता है बिकॉज कंपाइलर कांट रीड द अंडरस्कोर साइन। ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, कीवर्ड से कोई भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है। क्यों, जैसे इफ नाम का एक कीवर्ड है, एल्स नाम का एक कीवर्ड है, क्योंकि इसका एक स्पेशल पर्पज है, एक स्पेशल मीनिंग है, स्पेशल वर्क है, तो यू कैन नॉट यूज कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम, ठीक है। तो ऐसे 28 कीवर्ड होते हैं, आप इनको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी आपको मिल जाएगा। एक नंबर का जो पहला क्वेश्चन होगा यही होगा। सपोज आपको वहाँ पर कुछ वेरिएबल लिखा है कि फाइंड द इनकरेक्ट, तो लिखा है 2A लिखा है, एक लिखा है A_B, एक लिखा है _A और एक लिखा है कैपिटल I और स्मॉल f, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनकरेक्ट को फाइंड करो, तो इनकरेक्ट क्या है 2A, क्यों, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो नंबर से या डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। यू कैन यूज अंडरस्कोर साइन, तो बच्चे कभी कभी अंडरस्कोर को स्पेशल कैरेक्टर समझ लेते हैं, स्पेशल है बट कंपाइलर कांट रीड द अंडरस्कोर साइन, और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, तो बच्चे इसे भी गलत समझ सकते हैं, ध्यान रखना है। और कैपिटल IF ये भी एक कीवर्ड नहीं है, क्योंकि कीवर्ड क्या है, जो स्मॉल है, क्योंकि पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें स्मॉल का और कैपिटल का डिफरेंस है, मतलब पाइथन छोटे में और बड़े में डिफरेंस करती है। अगर आप कैपिटल IF लिख रहे हो, इसकी वैल्यू अलग है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, और पूरा स्मॉल है, इसकी वैल्यू अलग है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपने ध्यान देना है। जो आपको मैंने रूट कॉज बता दिया है, ये मेन बात है, तो ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आगे पाइथन के डेटा टाइप्स। डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर। मैं इस बात को आपको यहाँ पर थोड़ी सा देखो, यहाँ पर ये जो लिखा है इंट इनपुट, ये जो डेटा टाइप है इंट, ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, आपका ए वेरिएबल इंटीजर वैल्यू को ही होल्ड करेगा। सपोज अब आप यहाँ पर, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, इंटीजर लिखा है ना, इंटीजर लिखा है, अगर मैं इसमें कोई ऐसी ले लेता हूँ डेसिमल वाली वैल्यू, मैं ले लेता हूँ 10.5, देखो ये नहीं ले रहा है, क्योंकि आपका जो डेटा टाइप क्या स्पेसिफाई करता है, टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर, तो इंट की जो क्वालिटी है वो होल नंबर को होल्ड करने की क्वालिटी है, तो ये फ्लोटिंग नंबर को नहीं ले सकता है। तो और देखते हैं, डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर। पाइथन हैज द फॉलोइंग डेटा टाइप बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इन दीज कैटेगरीज। तो स्ट्रिंग तो होता है बाय डिफॉल्ट, न्यूमेरिक डेटा टाइप में आता है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इंट में होल नंबर और फ्लोट में आपकी 10.5, 20.5 ऐसी टाइप की वैल्यू आ सकती हैं, और कॉम्प्लेक्स में आपकी नंबर इस टाइप का 10+i इस टाइप के वैल्यू होल्ड हो सकती हैं। लिस्ट क्या है, आगे पढ़ेंगे, लिस्ट, टपल, रेंज। मैपिंग टाइप डिक्ट, और बूलियन टाइप बूल, ट्रू और फॉल्स को बताता है। बाइनरी टाइप बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया है कीवर्ड्स।
Python keyword are special reserved word that convey special meaning to the compiler या interpreter. Each keyword has a special meaning to end a specific operation. These keyword can't be used as a variable. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई हुई थी बात. कीवर्ड क्या होता है? एक स्पेशल वर्ड होता है दैट कन्वे द स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर. ठीक है, और इसको हम एज ए वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते. तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स आपको दिए गए हैं. ट्रू, एसेट, एल्स, ग्लोबल, रेंज, नॉन लोकल, फॉल्स, डेफ, फाइनली, फॉर, ट्राई, इन, नन, क्लास, एलिफ, इफ, और, नॉट. तो बहुत सारे हैं. तो एक बार आप ध्यान से देख लो, इसमें नज़र घुमा लो तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो एक ही बात है, आपने कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं करना है, बस, और कुछ नहीं है. आगे बढ़ते हैं. और एक महत्वपूर्ण चीज और आ गई है, ऑपरेटर्स. पाइथन के ऑपरेटर्स. ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज. ठीक है, तो कैटेगराइज किया गया है ऑपरेटर्स को. टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, पहला अर्थमेटिक, दूसरा है कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा है असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप, आइडेंटिटी. तो आगे बढ़ते हैं. पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो एडिशन क्या करता है? सभी बच्चे जानते होंगे. 10 + 20 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 30 आएगा. सब्ट्रैक्शन क्या करता है? 20 - 10 करूंगा तो घटा देता है वैल्यू को, 10 आएगा. मल्टीप्लीकेशन 20 × 10 कर दूंगा मैं, 200 आ जाएगा. डिवीजन क्या करेगा? डिवीजन जैसे आपने लिखा है 15 / 10, तो आपका आएगा 10 × 1 = 10, 1.5 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट है मॉड्यूलस. अब ये मॉड्यूलस क्या करता है? ध्यान से देखना. इट कैलकुलेट्स द रिमाइंडर. अब आप कहेंगे सर ये रिमाइंडर क्या होता है? तो बचपन में आपने ये चीज़ करके देखी होगी सभी बच्चों ने. जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 12 और इधर लिख रहा हूँ 5. ठीक है, तो 5 × 2 = 10, तो इधर आपका क्या बचा? 2. तो ये क्या है? रिमाइंडर कहलाता है. तो ये जो साइन है यहाँ पर, इसको कैलकुलेट करता है. तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको. अगर मैं लिखूँ 12 मॉडुलस 5 तो आप बताएंगे 2. अगर मैं लिखता हूँ 10 मॉडुलस 5 तो आप बताएंगे 0, बिकॉज 5 × 2 = 10, तो रिमाइंडर 0 बच रहा है. तो आप समझ गए होंगे. आप अपने माइंड में ये फिगर बना लो अगर जहाँ आपको ये मिलता है मॉडुलस का साइन. एक्सपोनेंट क्या करता है? ये काम करता है ये. ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये 2⁻². ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब हुआ 8. ये फ्लोर डिवीजन क्या करता है? फ्लोर डिवीजन और डिवीजन में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है. ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 15 / 10, तो जो 10 × 1 = 10, ये कहाँ तक कैलकुलेट करता है? होल नंबर तक कैलकुलेट करता है, मतलब पॉइंट तक नहीं जाता है. अगर फ्लोर डिवीजन, अगर इसी के अगेंस्ट ये होता, आपका डिवीजन ऑपरेटर होता 15 / 10 होता, तो ये क्या करता? आपके पॉइंट तक भी कैलकुलेट करता. सिंपल बात ये है. ठीक है, फ्लोर डिवीजन क्या कर रहा है? आपके पॉइंट वाली वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेगा, होल नंबर तक ही काम करता है. ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है. आगे बढ़ते हैं. पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स. इक्वल. ठीक है, अगर मैंने बताना है राम और श्याम की उम्र सेम है या इक्वल है, तो आप लिखेंगे R == S, इक्वलिटी. इट शो द इक्वलिटी. नॉट इक्वल, अगर आपने बताना है राम और श्याम इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे R ≠ S. ग्रेटर देन सभी को पता है, मैंने कहा कि राम बड़ा है श्याम से, तो R > S. आपने कहा राम छोटा है श्याम से, तो राम <S. आपने कहा राम बड़ा और इक्वल है, तो R > S. आपने कहा लेस है, R < S. ठीक है, ये 6 होते हैं, ये भी ध्यान रखना है. असाइनमेंट ऑपरेटर. तो पहला असाइनमेंट हमने अभी यूज भी किया था. A = अगर हम 10 लिख रहे हैं तो 10 असाइन टू A. ठीक है, ये क्या है? अब प्लस इक्वल टू. ठीक है, ये जो प्लस इक्वल टू है, अगर मैं लिख रहा हूँ x + 3, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? x = x + 3. तो ये कॉम्बिनेशन आपको सभी में दिखेगा. माइनस इक्वल टू में भी दिख रहा है, मल्टीप्लाई इक्वल टू में भी दिख रहा है, डिवीजन इक्वल टू में भी दिखेगा, मॉड्यूलस इक्वल टू में भी दिखेगा, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू में भी दिखेगा, एक्सपोनेंट, नॉट, और ये सभी में आपको ये कॉम्बिनेशन
दिखेगा। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की जो चीज़ है, पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स। 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड, और, नॉट। एंड कहाँ काम करता है? एंड करता है कि जितनी भी गिवन कंडीशन है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। ठीक है, सपोज 3 आपके पास वेरिएबल हैं, ए, बी, सी। आपने कहा फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग 3, मतलब ग्रेटेस्ट बताओ इन तीनों में से। अब इन तीनों में से अगर ए बड़ा है, अगर आप कह रहे हैं ए बड़ा है, ए ने बी से भी बड़ा होना चाहिए और सी से भी बड़ा होना चाहिए, तो ये कंडीशन हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, ए ग्रेटर बी एंड ए ने बड़ा होना चाहिए सी से, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। अगर इसी के अगेंस्ट अगर और होगा, अगर और होता है तो और कहता है अगर एक भी सही है इन दोनों में से तो काम चल जाता है। ये क्या कह रहा है? इफ एनी ऑफ द 2 ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर ये भी सही होगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टेटमेंट। नॉट तो इनका जस्ट रिवर्स होता है। बिटवाइज ऑपरेटर है, एंड, और, एक्सॉर, नॉट, जीरो, फिल, लेफ्ट, शिफ्ट। ये इतना आता नहीं है, बस आपको दिखा दिया है। बस जो काम की हैं चीज़ें आपकी, लॉजिकल है, असाइनमेंट है। असाइनमेंट इसलिए ज़रूरी है कि आपको कभी कभी ये लिखा हुआ मिल जाता है a प्लस इक्वल टू 10, तो अब आप सोचेंगे ये क्या है? तो ये फुल फॉर्म है a इक्वल टू a प्लस 10 की। तो घबराना आपने नहीं है, स्टेटमेंट आपको कहीं मिल रहा है। और इसमें काम का है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो और आगे बढ़ते हैं, आता है पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसमें 2 होते हैं, इज और इज नॉट। अब ये क्या कह रहा है? रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज नॉट में जस्ट रिवर्स होगा, नॉट द सेम। और मेंबरशिप में होता है इज और इज नॉट, ये भी सेम ऐसे ही है। अब अगला आता है, बहुत काम की चीज़ है, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में आपका वर्क करता है। जैसे हम नॉर्मल प्रोग्राम ना बनाते हुए कुछ कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम बनाने लग जाते हैं। हमने कहा कि भाई वोट वही लोग डालेंगे जिनकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा है, तो ये क्या है? स्पेसिफिक कंडीशन है, एक नॉर्मल नहीं है, मतलब सब लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा भाई ब्लड डोनेट वही करेंगे जिनकी उम्र 50, जिनकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा है और वेट 50 या 50 से अबव है। तो क्या है? स्पेसिफिक कंडीशन है, सभी लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज वहां पर होता है। सपोज मैंने आपसे कहा कि चेक करके बताओ नंबर इवन है या ऑड है, तो ये भी क्या है? कंडीशन है, बिकॉज ऑल नंबर्स आर नॉट इवन और ऑड, तो इसके लिए कंडीशन चेक करने की जरूरत है। तो पढ़ लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन परफॉर्म डिफरेंट computation or actions depending on whether a specific boolean constant evaluates to true or false. Conditional statement are handled by if statement in Python. तो 4 टाइप के होते हैं, if statement, if else statement, if elif ladder और nested if statements। तो मैं आपको थोड़ी सी समराइज करके बता देता हूँ। जो if statement होता है एक कंडीशन चेक करने में यूज होता है, if else का 2 कंडीशन में होता है, और if elif ladder का होता है मोर देन 2। मोर देन 2, 2 से ज़्यादा जितनी भी कंडीशन होती हैं वहाँ पर हम इफ एलिफ का यूज करेंगे। और नेस्टेड इफ तो होता है ए इफ विद इन अनदर इफ, मतलब एक इफ के अंदर जब दूसरा इफ होता है तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल इफ से। तो कैसे इसका सिंटैक्स है? इफ एक कीवर्ड है और यहाँ पर आएगी आपकी जो गिवन कंडीशन है जो आपको दी गई है। ठीक है, तो इधर एक प्रोग्राम है छोटा सा, ये लिखा है इफ आई की वैल्यू कितनी दी है? 18 दी है। कह रहा है आई अगर 15 से ग्रेटर है, ठीक है, तो चल जाए, अदरवाइज ना चले। तो हम भी बना देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। मैंने ले लिया है a इक्वल टू 18। मैंने लिखा इफ, कंडीशन सेट करूँगा a ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब a की वैल्यू 15 या 15 से अबव है तो तब चल जाए, ओके आ जाए। डबल कोट्स में लिख दूंगा ओके। ये देखिए ओके आ रहा है मैसेज। अगर यहाँ पर
ए की वैल्यू 15 या 15 से लेस हो जाती है, तब क्या होगा? तब ये होगा आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आएगा। देखिए देखिए, क्योंकि आपकी आई जो ए की वैल्यू थी वो 15 या 15 से क्या थी? लेस थी। तो इफ़ का एक ही ड्रॉबैक है, जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पर कोई भी मैसेज आपके पास नहीं आता है। तो ये चीज़ सही नहीं लगी। तो मतलब हमें पता चलना चाहिए कि मतलब प्रॉब्लम क्या थी। तो हमें मतलब अपनी जब कंडीशन फॉल्स भी हो रही है तो उस बात का पता चलना चाहिए। तो इसके लिए फिर अगला यूज करते हैं हम इफ़ एल्स। नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट जो है इफ़ एल्स, जो आपका इफ़ है, एग्जीक्यूट्स दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू। ये तब चलता है जब कंडीशन आपकी ट्रू होती है इफ, और एल्स तब चलता है एग्जीक्यूट्स दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो इसी को मैं अप्लाई करके देख लेता हूँ। एल्स में लिख देता हूँ इधर। एल्स में कंडीशन चेक नहीं होती है, क्यों नहीं होती है अभी बताऊँगा। प्रिंट में लिख देता हूँ नॉट ओके। ओके, ठीक है। तो देखो अब आ रहा है ना इफ एल्स की ये बात है। तो इफ एल्स से हमें पता चल रहा है कि भाई कंडीशन नॉट ओके है, क्योंकि 15 से लेस है। और अगर अभी मैं वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ तो देखो अभी क्या होता है। 19 कर देता हूँ, ये देखिए क्या आ रहा है? ओके आ रहा है। ठीक है, तो इफ़ एल्स का ये बेनिफिट है, इफ़ में अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फॉल्स वाला पार्ट हमें दिखा देता है, बता देता है। देखो एल्स में कंडीशन क्यों चेक नहीं होती है? देखो दो ही चीज़ें, अगर आपके पास एक कॉइन है, आपने कॉइन उछाला, अगर हेड आया तो ये बताने की ज़रूरत थोड़ी ना क्या है कि टेल नहीं आया, क्योंकि दो ही चीज़ें हमारे पास, या तो हेड ही आएगा और या टेल ही आएगा। तो अगर एक चीज़ आ गई तो दूसरी चीज़ डेफिनेटली नहीं आई है। सपोज नंबर इवन नहीं है तो नंबर क्या है? डेफिनेटली अपना का नंबर ऑड है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इट चेक्स मोर देन 2 कंडीशन इफ एलिफ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ था। देखो इफ एलिफ में क्या होता है? स्टार्टिंग का इफ और लास्ट का एल्स जरूर आता है। ये बीच के एलिफ की संख्या घट या बढ़ सकती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूँ, जैसे परसेंटेज वाला प्रोग्राम होता है। अगर आपकी परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल टू 60 होती है तो बच्चा फर्स्ट आता है। ठीक है, और परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल टू 45 होती है और लेस 60 होती है तो बच्चा सेकंड आता है। दो कंडीशन हो गई हैं। परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल टू 33 लेस 45 होती है तो बच्चा थर्ड आता है। अगर आपकी परसेंटेज लेस 33 होती है तो बच्चा क्या हो जाता है? आपका फेल हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी कितनी कंडीशन बन रही है? 4। तो इसको पहले वाले को मैं इफ में डाल दूंगा, दूसरे को एलिफ में, तीसरे को एलिफ में और लास्ट को एल्स में। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आपकी एलिफ की संख्या, नंबर ऑफ एलिफ कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो बना के देखते हैं कैसे बनेगा ये प्रोग्राम। ये सारी चीज़ें मैं उड़ा देता हूँ। मैं p इक्वल टू ले लेता हूँ 50 स्टार्टिंग में। ठीक है, इफ p ग्रेटर और इक्वल टू 60 से ज़्यादा है तो प्रिंट हो जाए फर्स्ट। अगर ऐसा नहीं है तो एलिफ, तो परसेंटेज p ग्रेटर और इक्वल टू 45 एंड p लेस 60। एंड का बड़ा यूज है यहाँ पर भी। प्रिंट इधर आ जाए सेकेंड। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन भी हमें बनानी पड़ेगी थर्ड के लिए। तो एलिफ परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल टू 33 एंड परसेंटेज लेस 45 है तो बच्चा हो जाए थर्ड। और अब ना तो बच्चा फर्स्ट है, ना सेकंड है, ना थर्ड है, तो डेफिनेटली बच्चा क्या होगा? फेल होगा। तो हमें इसको एल्स में डालना होगा। कंडीशन कोई भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिख देते हैं फेल। ठीक है, देखिए मैंने सिंपल प्रोग्राम लिख दिया। इफ परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल टू 60 है तो बच्चा फर्स्ट एलिफ। ठीक है,
परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल टू 45 एंड, मतलब दोनों सही होने चाहिए, 45 से ज़्यादा और 60 से कम, ठीक है। एंड क्या कहता है कि दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, 60 से कम है तो सेकंड, और परसेंटेज 33 से अबव एंड 45 से लेस है, मतलब 44 तक थर्ड होता है बच्चा, और 33 से कम है तो बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो रन करके देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, EOL बाय स्कैनिंग। अच्छा, हमने फेल के आगे डबल कोट्स नहीं लगाया है, ये लग गया। देखिए बच्चा आ रहा है सेकंड, क्योंकि परसेंटेज क्या है 45 से 60 के बीच में है, तो डेफिनेटली सेकंड ही आएगा। और मैं वैल्यू एक बार चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इधर 80 हो गई है। अब देखते हैं, तो आ रहा है बच्चा फर्स्ट। अब मैं इधर लिख देता हूँ 42, ठीक है। 42 में देखिए थर्ड आएगा, बिल्कुल सही आ रहा है। अब मैं 33 से लेस लिख देता हूँ तो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ 30, ये देखिए फेल आ रहा है क्योंकि 33 से लेस है। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं इफ़ एलिफ का। तो होप आप ये सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड इफ तो बहुत ही आसान है कि एक इफ के अंदर जब दूसरा इफ होता है तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। इसका सिंटैक्स क्या है, ये है इफ कंडीशन 1, जब ये वाला आउटर इफ सही होगा तब ये इनर के अंदर एंट्री करेगा। तो कंडीशन 2, जब ये दोनों सही होंगे तभी आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ब्लड डोनेशन वाला इसमें उन्होंने बना रखा है। तो देखो हमने क्या करा, एज ले रखा है एक वेरिएबल, एक वेट ले रखा है, ठीक है। तो कह रहा है इफ एज ग्रेटर और इक्वल टू 18, और इसी के अंदर इफ वेट ग्रेटर और इक्वल टू 55, तब क्या है, यू आर एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेटिंग। तो बना के दिखाते हैं आपको। प्रैक्टिकल मस्ट है, आप भी प्रैक्टिकल करते रहिए तभी आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट रहेंगी। तो मैंने a इक्वल टू 20 ले दिया है, और मैं वेट के लिए w ले लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ 56। तो पहला इफ लगाएंगे, इफ़ a ग्रेटर और इक्वल टू 18, 18 से ज़्यादा है, और इसी के अंदर दूसरा इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, मतलब नेस्टिंग करनी है इफ की। तो हम w ग्रेटर और इक्वल टू 50 लिखते हैं, और प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेटिंग। ठीक है, तो आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेटिंग। सपोज यहाँ पर आपकी एक कंडीशन गलत हो जाती है, ठीक है, एज आपकी कम हो जाती है, आपने एज लिख दी है 18 नहीं लिखते हैं, ये तो चल जाएगा, 17 लिख दिया। ये देखो कोई भी आपके पास मैसेज नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स थी, ठीक है। तो नेस्टेड का हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब आते हैं लूप। तो पाइथन फॉर लूप। लूप क्या होता है, सबसे पहले इस शब्द को समझना है। लूप क्या है, लूप इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आइटरेट द प्रोग्राम मेनी टाइम्स अंटिल कंडीशन इज रीच्ड। सपोज आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप तब तक चलते रहेंगे जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाते हैं, तो इसी को लूप कहते हैं। जैसे आप कहते हैं लूप में गाने सुनने हैं, तो गाने चलते रहेंगे, पहले एक से लेके जितने तक गाने हैं, फिर वो स्टार्ट से फिर और चल जाएंगे, तो ये कहलाता है आपका लूप। तो जैसे आपने नंबर प्रिंट कराने 1 to 1000 या 1 to 10,000, तो आप ये लूप से कर सकते हैं। अगर लूप नहीं होता तो हमारा काम क्या हो जाता है, हैवी हो जाता, हमको उतनी ज़्यादा लाइनें लिखनी पड़ती। तो लूप एक ऐसी टेक्निक है, हम अपने स्टेटमेंट को बार बार रन करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो फॉर लूप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो क्या है सिंटैक्स, फॉर आइटरेटिंग वेरिएबल इन सीक्वेंस और इस तरह स्टेटमेंट। तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मैं हैज़ लिखता हूँ, प्रिंट 1 to 10 नंबर्स, ठीक है। तो लूप का कैसे यूज करते हैं, फॉर एक कीवर्ड है, आई एक वेरिएबल ले रहा हूँ, एन भी एक कीवर्ड है, रेंज, ठीक है। ये जो है 1,
10। ध्यान से देखना, जो ये 1 है ये क्या है, आपकी लोअर रेंज है, और 10 जो है आपकी अपर रेंज है। जब फॉर लूप की बात करते हैं अपर रेंज कंसीडर नहीं होती है, उससे एक कम चलता है। इट मीन्स ये जो लूप चलेगा 1 to 9 चलेगा। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ प्रिंट आई, ठीक है। तो इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। देखो 1 to 9 नंबर आ रहे हैं। जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपर रेंज कंसीडर नहीं होती है फॉर के केस में, ठीक है। अगर जहाँ तक भी आपको चलाना है उससे एक ज़्यादा आपको लिखना होगा। तो मैं इसको अगर 11 कर देता हूँ तो अब मेरा लूप कहाँ तक चलेगा, 10 तक काम करेगा, कर रहा है। सपोज आपको कुछ ऐसी लिस्ट चाहिए, आप चाहते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसा चाहिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको गैप चाहिए, ठीक है। आपको सीरीज में क्या चाहिए, ऐसा चाहिए आपको 1 3 5 7 9 11 13 डैश डैश, जो भी ऐसी टाइप की आपको सीरीज चाहिए। अगर आप देखेंगे 1 के बाद 2 का गैप है, 3 के बाद 2 का गैप है, तो स्टेप वैल्यू कैसे लिखते हैं, स्टेप वैल्यू लिखी जाती है अपर रेंज के बाद, कॉमा मैं यहाँ पर मुझे जितने का भी गैप चाहिए वो मैं लिख देता हूँ। जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टेप वैल्यू होती है या गैप होता है वो 1 का होता है, ठीक है। आप लिखो या ना लिखो, आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो गैप होगा वो 1 का होगा। तो 1, 11, 2, तो जो 1 इंडिकेट कर रहा है लोअर रेंज, 11 जो है अपर रेंज, 2 जो है आपका स्टेप वैल्यू या गैप। सिंपल भाषा में कंट्रोल एस, इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए 1 3 5 7 9 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अपर रेंज कंसीडर नहीं होती है। 10 तक चलेगा तो 10 तक में 1 3 5 7 9 ही आएगा। तो ये था हमारा फॉर लूप, ये सब कर दिया है हमने। अब अगला है while loop. In Python, while loops is used to execute a block of statements repeatedly until a given condition is satisfied, and when the condition becomes false, the line immediately after the loop and the program is executed. जो इसका syntax है ये है while expression, जो भी expression है statement s। तो इधर प्रोग्राम है print 1 to 10 numbers। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से, बना के दिखा देता हूँ। तो क्या चाहते हैं हम चाहते हैं 1 to 10 नंबर, ठीक है, 1 to 10 नंबर यूजिंग वाइल लूप। तो सबसे पहले आप i को 1 वैल्यू दे दो, ठीक है, और इधर वाइल लूप लिखिए, कंडीशन चेकर i लेस देन इक्वल टू 10 तक, और हम इधर करा देंगे प्रिंट i, और देन हम इसको करेंगे इंक्रीज i इक्वल टू i प्लस 1, और इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए आपके पास आ रहा है 1 to 10, वो 1 से लेके 10 तक के नंबर आ रहे हैं। तो ये काम कैसे करता है ये समझा देता हूँ। सबसे पहले i की वैल्यू 1 हुई, फिर कंडीशन चेक हुई, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन इज ट्रू, तो प्रिंट i 1 प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा, i इंक्रीज होगा, i की वैल्यू 1 में 1 ऐड हुआ 2, तो एक इसको मिल गया i को असाइन हो गया। फिर कंडीशन चेक हुई, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, तो प्रिंट i 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 में 1 ऐड हुआ, i को 3 मिल गया, फिर कंडीशन चेक हुई, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी, मतलब जब तक 11 तक नहीं पहुंच जाएगा। तो ये 1 to 10 आपका नंबर आ जाएगा। सपोज आपको कुछ ऐसी सीरीज चाहिए 2 4 6 8 10, तो ये कैसे होगा, ऐसे चाहिए 2 4 6 8 10, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नंबर 2 से, इनिशियलाइज पॉइंट हो गया, कहाँ तक पहुँच रहा है 10, गैप कितने का है 2 का, तो 2 लिख दिया है। रन करके देख लेते हैं, तो ये आ रहा है 2 4 6 8 10। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बस ध्यान क्या रखना है सिंटेक्स का, हाउ कैन वी यूज द वाइल लूप। तो अगर आपको सिंटेक्स पता है तो आप क्वेश्चन कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको मेन बात जो है सिंटेक्स पता होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं लूप में। लूप का अगला क्वेश्चन है नेस्टेड लूप, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की चीज़ है। नेस्टेड लूप भी नेस्टेड इफ की तरह है, जैसे ए नेस्टेड लूप विद इन ए अनदर लूप, मतलब एक लूप के अंदर जब कोई दूसरा लूप होता है उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। अगर आप देखेंगे इधर आपका नेस्टेड के अंदर एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, ठीक है। ये बाहर वाला लूप आपका आउटर कहलाएगा और अंदर वाला आपका इनर कहलाएगा। जब आपका आउटर ट्रू होगा तब इनर में जाएगा,
और जब इनर ट्रू होगा तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब दूसरी बात आती है, हम नेस्टेड लूप को क्यों यूज करते हैं। अभी तक जो हम सीक्वेंस देख रहे थे 1 2 3 4 इस टाइप का, ये एक ही रो में चल रहा था। जो हम नेस्टेड लूप से बनाते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पर पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। पैटर्न बनाने का काम करते हैं। जैसे सपोज आपको ये पैटर्न बनाना है, एक पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार, चौथी लाइन में 4 स्टार और पांचवी लाइन में 5 स्टार। तो यहाँ पर जो आपका काम हो रहा है रो और कॉलम की फॉर्म में हो रहा है। तो ये क्या है आपकी पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो, ये पांचवी रो, और ये आपका पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम और ये आपका पांचवा कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है आपका रो और कॉलम की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो जो पहला वाला लूप है आपका, ये रो बनाने का काम करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रो के लिए, और जो अंदर वाला लूप होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कॉलम के लिए। अगर इस क्वेश्चन को देखें, जब भी हम नेस्टेड लूप को करते हैं हमने अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। कितनी रो हैं? रो हैं इसमें 5। तो मेरा जो आउटर लूप होगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? फॉर आई इन रेंज 1,6, मतलब 1,6 से जब लिखूंगा तो 1 से 5 तक चलेगा। और कॉलम कितने हैं इसमें? कॉलम इसमें कितने हैं? इसमें कॉलम है 5, ठीक है। अब ये बात तब भी पूरी नहीं होती, हर एक रो में कितने कॉलम हैं। अगर आप देखेंगे पहली रो यहाँ पर 1 कॉलम है, दूसरी रो यहाँ पर 2 कॉलम है, तीसरी रो यहाँ पर 3 कॉलम है, चौथी रो यहाँ पर 4 कॉलम है और पांचवी रो यहाँ पर 5 कॉलम है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ जितनी रो की संख्या है उतने ही कॉलम है। मतलब पहली रो है तो 1 कॉलम है, दूसरी रो है तो 2 कॉलम है, तीसरी रो है तो 3 कॉलम है, चौथी रो है तो 4, पांचवी रो है तो 5। तो मैंने क्या लिख दिया, लूप क्या चले, अंदर वाला कॉलम वाला 1 से लेकर कहाँ तक चले? जितनी रो की संख्या, मतलब जितनी आई की संख्या है। तो मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ स्टार्टिंग से कैसे करना है। तो मैं पहली लाइन जो लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज, तो मेरा लूप 5 रो हैं तो मैं 1 से लेके 6 तक चला दूंगा, बिकॉज जो फॉर होता है वो अपर रेंज को कंसिडर नहीं करता है। फिर मैं अंदर वाला लूप फॉर जे, ये कॉलम के लिए है, जे इन रेंज 1, i+1, ठीक है। मैं कमेंट आउट करके लिख देता हूँ, ये जो अंदर वाला है ये कॉलम के लिए है और जो ये है ये लूप जो है आपका रो के लिए है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो आ जाए प्रिंट डबल कोट्स में एस्ट्रिक और एक लाइन और लिखनी होगी हमें एंड, ठीक है। और इसके बाहर हम लिख देते हैं प्रिंट, ओके। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होके आई, जे आपका कहाँ से 1 से लेके कहाँ तक चलेगा? 1 तक चलेगा। तो पहली बार जब 1 से लेके 1 चलेगा तो आपका 1 स्टार आ गया, ठीक है। फिर ये एंड क्या करता है? आपको लाइन में कंटिन्यू बनाए रखता है, नहीं तो आपके स्टार जो हैं अलग अलग लाइन में हो जाएंगे। जैसे ही अब आपका जे 2 होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, आपका लूप यहाँ से बाहर आएगा तो प्रिंट को रीड करेगा, ये वाली जो लाइन है ये क्या करेगा? आपके नई लाइन में कर्सर सेंड कर देगा। फिर लूप आपका आउटर में जाएगा, आपके आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो मेरा जो जे है वो कहाँ तक चलेगा? 1,2 तक, मतलब 3 होगा, 3 को कंसिडर नहीं करेगा तो 1 और 2 के लिए चल जाएगा। तो सेव करके आपको रन करा के दिखाता हूँ। ये कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, यस है, हमने यहाँ पर कोलन नहीं लगाया है। तो ये देखिए आपके स्टार बन के आ गए हैं। पहली रो में 1 है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है, चौथी में 4 है और पांचवी में 5 स्टार आ रहे हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। तो आपने मेन कॉन्सेप्ट यही देखना है कि कैसे बन रहा है। जो पहले वाला आपका लूप है ये रो के लिए है, दूसरा वाला आपका कॉलम के लिए होता है। तो कोर्स में आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कहलाती है आपकी स्ट्रिंग। जैसे मैंने लिख दिया है सरल, हमारे चैनल का नाम है सरल। तो सरल क्या है? एक स्ट्रिंग है। अगर एस होता तो एक खाली कैरेक्टर होता है, तो जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं तो क्या कहलाती है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं? सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में
लिखते हैं तो ये क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कहलाती है। सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में जब भी लिखते हैं ये क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है सरल, ठीक है, सरल को अगर हम कंसीडर करें, स्ट्रिंग में क्या होती है, हर एक कैरेक्टर की इंडेक्सिंग होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 से लेके n-1 तक। तो पहला कैरेक्टर 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया आपका। और बैकवर्ड में होती है -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, तो फॉरवर्ड में क्या होती है 0 to n-1 और बैकवर्ड में होती है -1 से लेके जहाँ तक भी आपके कैरेक्टर्स हैं। तो मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ। लिखते हैं s इक्वल टू, डबल कोट्स में लिख देता हूँ, ये हैबिट है ज़्यादा, सरल। तो मैं प्रिंट, अगर मैं प्रिंट s लिखूँगा तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग रन होकर आ जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये देखिए सरल आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि सर हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को रन करना है या एक्सेस करना है। ठीक है, आप चाहते हैं कि सर हमें स्ट्रिंग s में देखना है कि 0 में क्या है। तो अगर इंडिविजुअल हमने एलिमेंट को देखना है या कोई कैरेक्टर को देखना है तो इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो इंडेक्स डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिक क्या है, इंडेक्स है, तो s के 0 में। तो कंट्रोल s रन करके देखते हैं तो आ रहा है s के 0 में क्या है, s है। तो यही बात मैंने आपको बताई थी। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -5 में क्या है, ठीक है, -5 में भी ऐसे ही होगा। मैं लिखता हूँ -1 में क्या है, ठीक है, तो रन करके देखते हैं। ये देखिए क्या आ रहा है, L है, ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड से -1 है। तो ये आपको बात प्रूफ हो गई है कि स्ट्रिंग की क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं फॉरवर्ड से और बैकवर्ड से। ठीक है, अगर आपने एक रेंज में एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर आपको रेंज में एलिमेंट को एक्सेस करना है, रेंज में, या इसको हम दूसरा शब्द देते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग करनी है तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो क्या है, सरल, SARAL, और ये s को दे रखी है मैंने लिख दिया है s। इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है, ये आपको बता दिया है मैंने। मैं लिखता हूँ 0 to 3, तो इसमें आपके कौन कौन से कैरेक्टर आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। 3 नहीं आएगा, 3 कंसीडर नहीं होता है, फॉर लूप वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है, अपर लिमिट कंसीडर नहीं होगी। तो 0 में s है, a 1 में है और r 2 में है, तो ये 3 आएंगे, 0 1 2। तो यही करके मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। 0:3, देखिए SARR है, बिल्कुल सही है। अगर सपोज मैं एंडिंग पॉइंट नहीं लिखूं, स्टार्टिंग लिख देता हूं, एंडिंग ना लिखूं, तो ये 0 से एंड तक एक्सेस कर लेगा। ये देखिए सरल आ रहा है पूरा। सपोज मैं स्टार्टिंग नहीं देता हूं और एंडिंग दे देता हूं, तो क्या होगा, स्टार्ट 0 से ही होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर मैं माइनस से चलाना चाहता हूं तो वो भी चला सकता हूं। मैं लिखता हूं -3 से -1, तो नेगेटिव में भी मैं स्लाइसिंग कर सकता हूँ। आ रहा है, ठीक है, -3 और 2 आ रहा है, -1 कंसीडर नहीं होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। देखो हेलो ली है इन्होंने स्ट्रिंग, तो 0 में h है, 1 में e है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अब अगला कॉन्सेप्ट आता है लिस्ट। तो लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स को होल्ड कर सकती है। तो देख लेते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग, ए लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स एलिमेंट्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमाज. It can have any number of items and they may be different types, integer, float, string. A list can also have another list as an item. This is called a nested list. Characteristics of list: the lists are ordered, the element of the list can access by index, the lists are mutable types, a list can store the number of various elements. तो यहाँ पर जो important बात है वो है म्यूटेबल. म्यूटेबल मतलब we can change the element. तो मैं आपको समराइज करके बताता हूँ. सपोज मैंने एक लिस्ट ली है एल नाम की, ठीक है. तो लिस्ट क्या है, एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है. आप इसमें डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. 10, 5, 5.8, 9, ठीक है. मैंने ये एलिमेंट लिस्ट में ले लिया. लिस्ट जो होती है
म्यूटेबल होती है, मतलब मैं कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूँ और कोई भी एलिमेंट को चेंज कर सकता हूँ, तो ये क्या कहलाता है? म्यूटेबल कहलाता है। अगर इम्यूटेबल होता मतलब उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब लिस्ट में क्या है, एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं इनके इंडेक्स से। इनका जो इंडेक्स होता है यूनिक होता है। इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में वही होता है 0 1 2 3, 0 to n-1, और बैकवर्ड में -1 -2 -3 और -4। ठीक है, तो यही कह रहा है लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर्ड होती है और एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स से। म्यूटेबल होती है मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं। और लिस्ट किस में बनाई जाती है? स्क्वायर ब्रैकेट में। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें करके दिखा देता हूँ। तो एल में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 4.5, 8, ठीक है, और इसको कर देता हूँ बंद और मैं कर देता हूँ प्रिंट कैपिटल एल। देखिए आपकी लिस्ट पूरी की पूरी आ गई 1, 2, 4.5, 8। तो ये लिस्ट आ गई है। अब आप चाहते हैं कि सर मुझे कोई इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है। इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। एल के 0 में मतलब लिस्ट के 0 में क्या है? तो यहाँ पर 0 में है 1, तो 1 ही आएगा। बिल्कुल यही आ रहा है, तो बहुत सही चीज़ आ रही है। अगर मुझे देखना है ये 0 1 2 3 4, मैंने देखना है -1 में क्या है, तो -1 में है 8, आ जाएगा बिल्कुल। ये देखिए आ रहा है। स्लाइसिंग यहाँ भी कर सकते हैं, स्लाइसिंग भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। सपोज मैंने लिखा 0 to 2 तक दिखाओ, 0 से 2 तक, तो इसमें 2 एलिमेंट आएंगे 0 1। अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, आपने बताना है आंसर, गैस करना है आपने आंसर। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो 1 और 2 आ रहा है क्योंकि 1 0 पे है और 2 1 पे है, तो 2 ही आएंगे, 2 कंसीडर नहीं होगा। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ना दूं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से ही स्टार्ट होगा। देखिए अगर सपोज ना मैं स्टार्टिंग देता हूं ना एंड देता हूं, तो पूरी की पूरी लिस्ट आपको एक्सेस कर सकते हैं आप। ये देखिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे क्या करना चाह रहा हूं मैं। ओके, तो इधर दिखा रखा है एम्प्टी लिस्ट, मतलब लिस्ट में कुछ नहीं है। लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स हैं। लिस्ट विद मिक्स्ड डेटा टाइप, मतलब एक इंटीजर है, स्ट्रिंग है, और ये क्या है? फ्लोट है। तो ये कर सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट है, ये एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है। ये आउटर लिस्ट है यहाँ पर तक, ये एक लिस्ट हो गई, इसके अंदर एलिमेंट ये 0 में हो गया और ये पूरा 1 में हो गया और ये 2 में हो गया, ठीक है। एक्सेस लिस्ट आइटम मैंने आपको एक्सेस करके दिखा दिया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नेस्टेड इंडेक्सिंग ये सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने आपको करके दिखा दी है। ओके, लिस्ट इंडेक्सिंग एंड स्प्लिटिंग वही था जो मैंने आपको दिखाया था अभी, कि स्प्लिटिंग हम कर सकते हैं या स्लाइसिंग कहते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमने कर ली हैं। अपडेटिंग लिस्ट वैल्यू, इसीलिए लिस्ट को क्या कहा जाता है? म्यूटेबल कहलाता है, क्योंकि हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट कैसे करते हैं भाई, हम आपको दिखा देते हैं। लिस्ट को अपडेट ऐसे किया जाता है। सपोज आप चाहते हैं कि सर जो 0 इंडेक्स है वहाँ पर 1 है अभी तक, आप चाहते हैं कि सर वहाँ पर 100 होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? आप लिखिए एल, इंडेक्स के लिए हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट के 0 में हमें चाहिए सर 100 असाइन कर दिया आपने, और यहाँ पर लिख दीजिए प्रिंट एल। इसको रन करके देखते हैं। देखिए 100 2 4.5 8, क्या कर दिया मैंने? जो 0 इंडेक्स पे था 1, वहाँ पर मैंने क्या कर दिया अब 100। तो ये लिखा है एल के 0 में क्या दे दीजिए 100, तो 100 आ गया है। और ऐसे आप कर सकते हैं। तो लिस्ट अपडेट होना हमने सीख लिया है। अब लिस्ट में होते हैं ऑपरेशंस। एक होता है रिपीटेशन या रेप्लिकेशन भी इसको कहा जाता है। रेप्लिकेशन मतलब इसको रिपीट करना, ठीक है। अब ये रेप्लिकेट कैसे होती है भाई, हम आपको करके दिखाते हैं। अब ये अपडेट वाली लाइन में हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसमें L इंटू 2, L इंटू 2। अब जो ये नंबर लिखा है जितना भी लिखूंगा उतने टाइम रिपीट हो जाती है। तो 2 बार रिपीट हो जाएगी। देखो 1, 2, 4.5, 8,
फिर अगली बार 1,2,4.5,8। तो जितना भी आप लिखेंगे उतने टाइम रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिस्ट इंटू नंबर लिखो या नंबर इंटू लिस्ट लिखो, दोनों बात सेम है, आंसर फिर भी वही आने वाला है। ये देखिए, तो आप ऐसे अपनी लिस्ट बना सकते हैं। रेप्लिकेशन ये होता है आपका। अगला है कॉन्कैटिनेशन। इट कॉन्कैटिनेट्स द लिस्ट मेंशन ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर। आप लिस्ट को क्या कर सकते हो, कॉन्कैटिनेट या जोड़ सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लिस्ट बना ली m नाम से और इसमें एलिमेंट दे देता हूँ मैं 2,5,6, ठीक है। और इधर मैं इसको कॉन्कैटिनेट करते हैं प्लस ऑपरेटर से l प्लस m, ठीक है। रन कर दिया, ये देखो लिस्ट क्या हो गई, कॉन्कैटिनेट हो गई। 1,2,4.5,8 और इसके बाद से 2,5,6, ये सारी की सारी जुड़ गई है, कॉन्कैटिनेट कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, लिस्ट में लिस्ट कॉन्कैटिनेट हो सकती है, लिस्ट में कोई नंबर कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकता है। आप चाहते हैं कि एल में क्या ऐड हो जाए, मतलब पूरी लिस्ट एल में 10 ऐड हो जाए, तो ये एरर थ्रो करेगा। देखिए क्या कह रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट इनटू लिस्ट। तो ध्यान रखना है, लिस्ट ही कॉन्कैटिनेट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। मेंबरशिप, इट रिटर्न्स ट्रू इफ ए पर्टिकुलर आइटम एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर लिस्ट। ये कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि भाई कि लिस्ट एल में 8 है या नहीं, तो मैं लिखूँगा 8 इन एल। तो अगर है 8 एल में तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। 8 इन एल ट्रू, यस, क्योंकि लिस्ट में एल है। अगर इसमें मैं लिख दूँ 7 इन एल, नहीं है तो भाई फॉल्स आएगा। ये देखिए, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब अगला आता है आइट्रेशन। आइट्रेशन मतलब लूप से इसे हम कैसे करेंगे। तो लूप से करने के लिए भी बहुत आसान है। ये लाइन हटा देता हूँ मैं लिखता हूँ फॉर आई इन कब तक चले, कैपिटल एल तक, और इधर लिख देता हूँ मैं प्रिंट आई, ठीक है। एक एक जो कैरेक्टर हम आई के पास आ रहे हैं, और रन करके देखते हैं। ये देखिए 1 सबसे पहले एक्सेस हुआ 1, फिर 2, फिर 4.5, फिर 8। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगला है लेंथ, कि हम पता कर सकते हैं कि कितने हमारे पास लिस्ट में आइटम हैं, तो ये भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे इसके लिए प्रिंट लेन, किसकी लेन पता करो, एल की। फोर, क्योंकि हमारे पास लिस्ट में 4 ही आइटम हैं, 1,2, 4.5, 8। अगर इधर हम आइटम बढ़ा देते हैं, मैं इधर 10 लिख देता हूँ एक और अब रन करेंगे। देखिए अब आ रहा है 5, क्योंकि अब 5 एलिमेंट हो गए हमारी लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं, लेंथ भी हो गया। पाइथन के लिस्ट मेथड्स क्या होता है, पाइथन हैज ए सेट ऑफ बिल्ट इन मेथड्स। बिल्ट इन मतलब कुछ बने हुए मेथड्स इसमें होते हैं जिनको हम यूज करके अपना काम आसान बना सकते हैं। तो जो पहला फंक्शन है अपेंड है। अपेंड एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब बनी हुई लिस्ट में है, हम अपना एक कोई भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और वो एलिमेंट ऐड होगा लास्ट में ऐड होगा, ठीक है, लिस्ट के एंड में ऐड होगा। दूसरा है क्लियर, रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। क्लियर अगर आप फंक्शन को यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, आपके सारे के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा लिस्ट से। थर्ड है कॉपी, रिटर्न से कॉपी ऑफ द लिस्ट, मतलब आप एक लिस्ट का दूसरे में कॉपी कर सकते हो डेटा। तो ये 3 फंक्शन को पहले यूज कर लेते हैं, प्रैक्टिकल करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमारे पास एक लिस्ट है 1, 2, 4.5, 8, 10, 4.5। अब मुझे अपेंड का यूज करना है, तो मैं लिखूंगा एल डॉट अपेंड, मैंने लिख दिया है 20, ठीक है। तो प्रिंट एल है ही, इसको रन करते हैं। देखिए 20 आपके लास्ट में ऐड होके आ रहा है। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं अपेंड की हेल्प से, कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट में आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा कॉपी फंक्शन। अब कॉपी भाई कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, m डॉट इक्वल टू l डॉट कॉपी, ठीक है। मैंने क्या करा, कॉपी करके l का डेटा किसको दे दिया, m को, और प्रिंट करा देता हूं मैं m,
ये देखिए कॉपी होके आ गया है। अभी तक जो डेटा था वो एल के पास था और अब मैंने किसको दे दिया है, वो एम को दे दिया, पूरा का पूरा कॉपी कर दिया। एल का जो डेटा था वो एम में चला गया है। अब यूज कर लेते हैं भाई क्लियर फंक्शन को। ये कैसे काम करता है, तो क्लियर भी बहुत आसान है। हम लिखते हैं लिस्ट डॉट क्या कर दीजिए, इसे क्लियर कर दीजिए। सॉरी, इधर मैंने एल प्रिंट कराना था, एम नहीं है अब हमारे पास, एल। ये देखिए लिस्ट क्या हो गई है आपकी, एम्प्टी हो गई है, कुछ नहीं है उसमें डेटा। एम्प्टी होगा तो ये दिखाएगा, और तो कुछ है नहीं हमारे पास अब। तो आगे के फंक्शंस भी देख लेते हैं। अगला है हमारे पास काउंट। काउंट क्या करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। मतलब ये चेक करता है कि सपोज मेरी एक लिस्ट है, उसमें एलिमेंट है 1, 8, 5, 1, तो आपको काउंट करना है कि 1 कितने टाइम है। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को उसके अकरेंस आप चेक कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स दिस एलिमेंट। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं। अगला फंक्शन है एक्सटेंड, एड्स द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट और एनी आइटरेबल टू द एंड ऑफ द करेंट लिस्ट। अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। अपेंड क्या करता है, एक एलिमेंट को ऐड करता है लास्ट में। एक्सटेंड क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट को ऐड कर सकता है लास्ट में। ठीक है, तो ये काम होता है। तीसरा फंक्शन है इंडेक्स, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। यू कैन चेक द इंडेक्स ऑफ एनी वैल्यू, आप इंडेक्स चेक कर सकते हैं। तो तीन फंक्शन को यूज करके देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं एल डॉट काउंट। किसको काउंट करना है आपने, आप चाहते हैं कि सर इसमें 1 कितने टाइम है, कॉमा 1 पहले और लिख देता हूँ, 1 कितने टाइम है। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको हम किसी और को असाइन कर देते हैं। अब करते हैं, क्योंकि मैंने डेटा कहीं होल्ड करा दिया है। देखिए 2 आ रहा है क्योंकि 1 यहाँ पर 2 टाइम है। अगर अभी मैं लिस्ट में एक 1 और लिख देता हूँ, 1 और ऐड कर देता हूँ, तो फिर क्या होता है देखते हैं। देखिए 3 आने लग गया है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा, यूज़ करते हैं एक्सटेंड को। यूज़ करने का भी बहुत आसान तरीका है। मैं क्या कहता हूँ, एम एक नाम से एक लिस्ट बना देता हूँ और इसमें एलिमेंट लिखता हूँ 3, 9, 7। ठीक है, ये एक दूसरी लिस्ट हो गई है, क्योंकि एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को ऐड करना है तो दूसरी लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैंने लिख दिया है एल डॉट एक्सटेंड एम। ठीक है, और यहाँ पर शो करा दूंगा मैं कैपिटल एल। इसको रन करते हैं। देखिए आपकी लिस्ट इसके साथ क्या हो गई है, एक्सटेंड हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, 1 तक पहली लिस्ट में डेटा था और 3, 9, 7 एम में था, तो ये ऐड होके आ गया है। अब अगला है हमारा फंक्शन इंडेक्स। इंडेक्स कैसे काम करता है, ठीक है, आपने एल लिस्ट से, लिस्ट एल से पता करना है इंडेक्स कोई भी एलिमेंट का। आप चाहते हैं कि सर इसमें बताइए कि 8 कौन से इंडेक्स में है, तो मैं लिख देता हूँ एल डॉट इंडेक्स प्रिंट एल, और इसको रन करके देखते हैं। तो इसको भी हमें कहीं होल्ड करना पड़ेगा। थर्ड इंडेक्स पे है, बता रहा है ये 8, तो देख लेते हैं। 1 हो गया 0 पे, 2 हो गया 1 पे, 4.5 हो गया 2 पे, और 8 है 3 पे। बिल्कुल सही है। तो आप कोई भी एलिमेंट का इंडेक्स चेक कर सकते हैं। अगला है इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट एड्स एन एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। अगर आप कोई भी पोजीशन या स्पेसिफिक पोजीशन में कोई एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। अगला है पॉप फंक्शन। पॉप रिमूव्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। ठीक है, कोई भी पोजीशन से आप एलिमेंट को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव एक फंक्शन होता है, रिमूव्स द आइटम विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। अब पॉप और रिमूव में क्या डिफरेंस होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। पॉप क्या करता है, इंडेक्स से इंडेक्स वाइज वैल्यू रिमूव करता है, और जो रिमूव करता है वो एलिमेंट वाइज करता है। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स और एलिमेंट दो चीज़ हैं। इंडेक्स क्या है, उसकी पोजीशन होती है, और एलिमेंट वो एलिमेंट होता है या वो नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट। इंसर्ट का ध्यान से देखना कैसे काम करता है।
मैं इसको थोड़ी सा छोटा बनाता हूँ, ठीक है। तो आप चाहते हैं लिस्ट में इंसर्ट करना, पहले आते हैं यहाँ पर पोजीशन, कौन सी पोजीशन, ठीक है। आप चाहते हैं 0 पोजीशन में, क्या चाहते हैं आप इसको इंसर्ट करना, 10। तो थोड़ी सा यूनिक टाइप का करते हैं, जो 10 है इसमें 30 कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये सिंपल है, एल डॉट इंसर्ट, 0 क्या है पोजीशन और 30 क्या है एलिमेंट, मतलब 0 पोजीशन में 30 इंसर्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए कैपिटल एल और इसको रन करके देखते हैं। यस, ये देखिए 30 आ गया है 0 पे, तो 1 क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है आगे। क्योंकि अगर सपोज आप सबसे पहले वाली स्थान में बैठे, पहले फर्स्ट सीट में बैठे, अगर कोई कोई एक बंदा आ गया है फर्स्ट सीट में, तो आप शिफ्ट हो जाएंगे सेकंड प्लेस में। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, 30 सबसे आगे आ गया है, तो 1 कहाँ चले जाएगा, थोड़ा उसके पीछे आ जाएगा। तो आप ऐसे काम कर सकते हैं। ये तो हो गया इंसर्ट फंक्शन। अगला था हमारा पॉप और रिमूव, थे हमारे 2 फंक्शन, तो इनको भी यूज कर लेते हैं। अब मैं यूज करता हूँ एल डॉट पॉप। देखो पॉप बड़ी बढ़िया चीज़ है। अगर हम पॉप में कुछ नहीं लिखते हैं तो ये लास्ट से एक एलिमेंट को, मतलब यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं देते हैं तो ये लास्ट से एक एलिमेंट को डिलीट कर देगा। देख लेते हैं, 2 बार 1 है तो एक ही बार 1 आ रहा है। अगर आप ओरिजिनल लिस्ट को देखेंगे यहाँ पर 2 टाइम 1 था, तो यहाँ पर 1 ही टाइम आ रहा है। अब अगर इसमें हमने कोई स्पेसिफिक इंडेक्स दे दिया तो डेफिनेटली फिर वही डिलीट होगा। तो 0 कर दिया, कंट्रोल के साथ एस F5, तो देखिए स्टार्टिंग का 1 हट गया है, ठीक है। और रिमूव जो है वो वैल्यू वाइज हमारा वैल्यू को डिलीट करता है। तो आप चाहते हैं कि सर 4.5 को हटा दीजिए, ठीक है। ये देखिए 4.52 हैं तो एक 4.5 हट गया है यहाँ से। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। 2 और रह गए हैं, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट को उल्टा कर सकता है, और शॉर्ट्स क्या करता है, इसके डेटा को शॉर्ट कर देता है। तो फटाफट कर लेते हैं। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, रिवर्स और शॉर्ट में कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं। एल डॉट रिवर्स, तो लिस्ट आपकी रिवर्स होकर आ जाएगी। पहले 1 1 4.5 10 8 4.5 2 1, तो उल्टी होकर आ गई है। और शॉर्ट भी ऐसे ही काम करता है, इसमें भी कोई पैरामीटर पास नहीं करने की ज़रूरत है आपको। ये देखिए ट्रिपल टाइम 1 2 4.5 4.5 8 10, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है पाइथन टपल। अब यार ये टपल क्या होता है, टपल भी लिस्ट की तरह ही सेम होता है, ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेम स्टोर कर सकता है और डिफरेंट टाइप्स के। बट एक जो बेसिक डिफरेंस होता है, लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, मतलब हम वहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और टपल में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। टपल क्या है, इम्यूटेबल है, वी कांट चेंज द एलिमेंट। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। पाइथन टपल इज यूज्ड टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट्स। The tuple is similar to list since the value of the item stored in the list can be changed, whereas the tuple is immutable and the value of the item stored in the tuple cannot be changed. मैंने आपको बता दिया है समराइज करके कि टपल क्या होता है, उसमें हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें सेम होती है। टपल जो होती है इसमें बनाई जाती है पैरेंथेसिस में। ए टपल कैन बी रिटन एज द कलेक्शन ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इनक्लोज्ड विद द स्मॉल ब्रैकेट्स। द पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल बट इट इज गुड प्रैक्टिस टू यूज। ए टपल कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो ये है टपल। तो मैं आपको टपल बना के दिखाता हूँ, इसकी स्लाइसिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, ये सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ अपने शब्दों में। तो आ जाते हैं भाई इधर। तो ये सारा हम हटा देते हैं और मैं लिखता हूँ t इक्वल टू, पैरेंथेसिस में बनती है 2, 4, 7, 8, 3.5। ओके, तो इंटीजर और फ्लोट का ले लिया है मिक्स। प्रिंट करा देता हूँ मैं t। तो देखिए आ गई है टपल 2, 4, 7, 8, 3.5। तो टपल को किस में बनाते हैं हम, हमेशा पैरेंथेसिस में बनाते हैं। तो ये ध्यान देना है टपल और लिस्ट में। दूसरा, टपल को भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब हम टपल को
एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअली। इसमें भी इंडेक्सिंग वही होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 to n-1 और बैकवर्ड में -1 से। तो टपल के मैं देखना चाहता हूँ 0 इंडेक्स में क्या है, तो 0 है वैसे, तो देख लेते हैं क्या आता है आंसर। ये देखिए 0 इंडेक्स पर आ रहा है 2। तो ऐसे आप देख सकते हैं। और अगर सपोज मैं यहाँ पर लिख दूँ -1 में क्या है, तो लास्ट का एलिमेंट आ जाएगा 3.5। देखिए आ रहा है बिल्कुल सही। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ मैं चाहता हूँ मुझे 0 से लेके एलिमेंट चाहिए 2 तक, तो 0 1 आ जाएगा बस, क्योंकि अपर लिमिट कंसिडर यहाँ भी नहीं होगी। तो 0 और 1, 2 और 4 आ रहा है। अगर आप नेगेटिव से स्लाइसिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं, 3 से लेके -1 तक। तो -3 -2 ही आएगा, मतलब 2 एलिमेंट आएंगे। तो रन कर लेते हैं, देखिए 7 और 8 आ रहा है। और तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिक टपल ऑपरेशन होते हैं रिपीटेशन, कॉन्केटिनेशन, मेंबरशिप और आइट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें भी ऐसी हैं, कर लेते हैं फटाफट से। रिपीटेशन, ठीक है, सबसे पहले, या रेप्लिकेशन। अगर मैं इसको रेप्लिकेट करना चाहता हूँ 2 टाइम तो मैं कर सकता हूँ, t/2 या 2/t, बात सेम ही है दोनों। 2 बार आपकी लिस्ट टपल रिपीट होके आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको कॉन्केटिनेट भी कर सकता हूँ। कॉन्केटिनेट के लिए आपको एक टपल और बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी, m=, ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट ले लो। तो इधर फिर मैं लिख दूंगा t+2, t+m और f है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बताई हुई हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। एक डिफरेंस दिखा रखा है लिस्ट वर्सेस टपल का। तो कुछ भी नहीं है, जो लिस्ट का सिंटैक्स होता है स्क्वायर ब्रैकेट में होता है और टपल का होता है पैरेंथेसिस में। लिस्ट म्यूटेबल होती है और टपल इम्यूटेबल होती है। लिस्ट की जो वेरिएबल होती है वो फिक्स नहीं होती है और टपल की फिक्स होती है, क्योंकि इम्यूटेबिलिटी वहाँ पर है। कह रहा है लिस्ट प्रोवाइड्स मोर फंक्शनैलिटी देन ए टपल। यह सही कह रहा है, क्योंकि लिस्ट में मैं डिलीट कर सकता हूँ, अपेंड कर सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो ज़्यादा फंक्शन होंगे। टपल्स में कम होंगे क्योंकि वो इम्यूटेबल है। ओके, टपल के फंक्शन एंड मेथड है यहाँ पर। एक होता है लेन, मैक्स, मिन, ज़्यादा इसमें नहीं होता है, इंडेक्स, काउंट। तो करके दिखा देता हूँ मैं आपको ये। तो लेन टी लिख देता हूँ, ठीक है, लेंथ पता करनी है आपको टी की। देखिए 5 एलिमेंट बता रहा है हमें। और अगर आपको पता करना है मैक्स कितने हैं, मैक्स बताइए कि टी में मैक्सिमम क्या है। तो इसमें है 8 मैक्सिमम। अगर इसी की जगह में यहाँ पर मिन लिख देता तो आपका मिन आ जाता, 2 है मिनिमम, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और आपको अगर इंडेक्स पता करना है, आप चाहते हैं t.इंडेक्स किसका, 2 कौन से इंडेक्स पे है, ये 0 इंडेक्स में है वैसे, तो चेक कर सकते हैं, ये आ रहा है बिल्कुल 0। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक बार और 2 लिख देता हूँ, काउंट फंक्शन का यूज़ करना चाहता हूँ, और एक और लिख देता हूँ, 3 टाइम हो गया 2, t.काउंट 2 कितने टाइम है, ठीक है। तो ये 3 टाइम आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है पाइथन की डिक्शनरी। अब ये डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी भी सेम कुछ इन्हीं की तरह काम करता है। पाइथन डिक्शनरी यूज टू स्टोर द डेटा इन की वैल्यू पेयर। यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है की वैल्यू के पेयर में होता है। द डिक्शनरी इज द डेटा टाइप इन पाइथन विच कैन सिमुलेट द रियल लाइफ डेटा अरेंजमेंट where some specific value exists for some particular key. It is the mutable data structure. The dictionary is defined into the element key and values. देखो सिंपल देखते हैं, पाइथन डिक्शनरी क्या होती है, अनऑर्डर होती है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। जो यहाँ पर हम एलिमेंट को स्टोर करते हैं की वैल्यू के पेयर में। जैसे अगर आप देखेंगे क्लास में
क्लास में बहुत सारे बच्चों के नाम सेम होते हैं, बट वहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन है। हमने कहा कि रोल नंबर 1 जिसका रोल नंबर 1 है और अंजलि नेम है, वो खड़े हो जाओ, ठीक है। तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब अंजलि का ही हो सकता है रोल नंबर 1, अजय का रोल नंबर 2 है और नाम अजय है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जब कभी कभी डेटा कुछ ऐसा है तो वहाँ पर हम की और वैल्यू की फॉर्मेट यूज़ कर लेते हैं। की मस्ट बी ए सिंगल एलिमेंट, मतलब रोल नंबर 1 और दूसरा किसी का नहीं हो सकता है। तो फिर ऐसे क्या होगा, हमें परेशानी हो जाएगी कोई भी पर्सन को फाइंड करने में। कह रहा है वैल्यू कैन बी एनी टाइप सच एज लिस्ट, टपल, इंटीजर, ईटीसी, मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है। क्रिएटिंग द डिक्शनरी, कैसे डिक्शनरी को बनाया जाता है, इधर लिखा है DICT। जो डिक्शनरी बनती है वो कर्ली ब्रेसेस में बनती है, ठीक है। ये नेम क्या है, की है, और जो नितिन है इसकी वैल्यू है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा की वैल्यू पेयर होता है। की और वैल्यू को सेपरेट करते हैं कोलन से, और की वैल्यू पेयर को सेपरेट करते हैं कॉमा से, ठीक है। और एज दूसरा क्या है, की वैल्यू पेयर है। तो मैं भी आपको ये करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल करना बहुत अनिवार्य हो जाता है प्रोग्रामिंग में। डी इक्वल टू, ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ नेम कोलन, मैंने ले लिया है नेम नितिन, कॉमा की वैल्यू पेयर को सेपरेट करने के लिए डबल कोट्स में लेंगे एज, और एज ले लीजिए 18, ठीक है। प्रिंट डी कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। रन करके देखते हैं, ये देखिए आपका की वैल्यू पेयर आ गया है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अब आपको इंडिविजुअल को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि डी में बताइए कि नेम में क्या है, ठीक है, तो आप वही स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे नेम, ठीक है। डी के नेम में क्या है, तो आपके पास आएगा नितिन। ये देखिए, आप डिक्शनरी में वैल्यूज़ की चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे आपने कहा डी के, यहाँ पर क्योंकि की यूनिक है तो यहाँ पर इंडेक्स तो चलेगा नहीं, की का फॉर्मेट चलेगा। तो आप चाहते हैं कि की डी के नेम में चेंज कर दीजिए, एन कैपिटल है, ध्यान रखना है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर सरल आ जाए हमारे चैनल का नाम, ठीक है। तो कंट्रोल S करिए, रन करिए इसको, तो नाम आ रहा है अब सरल, ठीक है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी के कुछ मेथड्स हैं। डिक्शनरी का पहला मेथड है लेन, ठीक है, गेट और आइटम्स, कीज, वैल्यूज, तो क्लियर। तो देखते हैं इनको यूज करके। तो इसको मैं हटा दूं, इधर मैं प्रिंट करता हूँ लेन। बताइए कि डी की कितनी लेंथ है, डिक्शनरी में कितनी लेंथ है। 2 है वैसे, क्योंकि 2 की वैल्यू पेयर है, तो 2 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। और गेट करना है, डी डॉट गेट। गेट से कोई इंडिविजुअल एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। आपने कहा कि सर बताइए कि नेम एज क्या है, एटीन आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो गेट तो करने का एक मेथड वो भी बताया था जो पहले बताया था, और ऐसे भी हम कर सकते हैं मेथड से यूज करके। और अगला है आइटम्स, ठीक है। आइटम्स है, कीज़ है, वैल्यूज़ है। तो देखते हैं आइटम्स, तो हम लिखते हैं यहाँ पर डी डॉट आइटम्स, तो पूरे के पूरे आ जाएंगे। ये हैं आपके पास आइटम, डिक्शनरी के आइटम, नेम नितिन, एज 18। और कीज़, अगर आपको खाली कीज़ देखनी है कि हमारे डिक्शनरी में कौन सी कीज़ हैं, तो आप फंक्शन का यूज़ करेंगे कीज़, डी डॉट कीज़। ये देखिए नेम और एज नाम की हमारे पास कीज़ हैं। अगर आपको यहाँ पर देखना है वैल्यूज़, तो नाम आएगा नितिन और 18 आएगा आपके पास। ये देखिए नितिन और 18। डिक्शनरी को क्लियर करना है तो डी डॉट क्लियर लिख दीजिए, तो आएगा खाली नन, क्योंकि डिक्शनरी मैंने खाली कर दी है, तो डेफिनेटली यही आना है। तो गाइस ये हमारा एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है। हमने जो लगभग जो 11th में था रिवीजन टूर नाम से, वहाँ तक चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है।
अब आगे बढ़ते हैं रैंडम फंक्शन। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा रैंडम फंक्शन, रैंडम मतलब कोई चीज़ अचानक आ जाना, ठीक है। तो इधर पाइथन में भी रैंडम फंक्शन होते हैं। द रैंडम डॉट रैंडम मेथड रिटर्न्स ए रैंडम फ्लोट नंबर बिटवीन 0.0 to 1.0। द फंक्शन डजंट नीड एनी आर्ग्यूमेंट्स इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 1। ये क्या कहता है, ये 0 से तो चलता है बट 1 से कम, ठीक है। 0 से 1 के बीच में चलता है बट 0 इंक्लूड होता है, 1 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए जब रैंडम को यूज़ करते हैं तो इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कैसे काम करेगा। सबसे पहले मुझे कराना होगा इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट करा दिया है मैंने। फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम। ओके, रन करके देखते हैं। देखिए रैंडम में हर बार कोई नया नंबर आता है। अभी आता है 0.400। नेक्स्ट टाइम इसे रन करता हूँ मैं, 0 से लेके 1 से कम तक चलेगा, 0.55, 1 नहीं आ सकता है बस। और अगली बार रन और करता हूँ तो 0.58। तो बहुत सारे गेम वगैरह रैंडम पे ही काम करते हैं हर बार जो नए नंबर आते हैं। अगला देखते हैं जनरेट रैंडम इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स हमें कोई कराना है, द रैंडम डॉट रैंड इंट मेथड से रिटर्न से रैंडम इंटीजर बिटवीन द स्पेसिफाइड इंटीजर्स, इट इंक्लूड्स बोथ लिमिट्स अपर एंड लोअर, ठीक है। तो इसके लिए कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 2 लिमिट डालनी होती हैं, रैंड इंट लिखना पड़ेगा और मैं 1,10 डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो आपका इंटीजर नंबर आएगा, पहले 3 आ गया। अगली बार रन करता हूँ क्या आता है, हर बार नया आएगा। इसमें दोनों लिमिट्स इंक्लूड होते, 3 आ रहा है, रिपीट हो सकता है नंबर। अब ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि क्या आएगा। अभी 2 आ गया है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ही जानता है क्या आ सकता है, क्योंकि ये गेम की तरह है। 4 आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर रैंड रेंज लिखा हुआ मिल रहा है तब इससे क्या होता है मैं बता देता हूँ। रैंड रेंज से क्या होगा, जैसे 1,2 अगर मैं इसमें लिख दूँ, 1,10,2 लिख दिया, तो इसमें जो नंबर आएंगे 1, फिर उसमें 2 का ऐड होगा, मतलब 2 का गैप है, 3, 5, 7, 9। तो इसमें 1, 3, 5, 7, 9 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। तो देखते हैं रन करके, रैंड रेंज में एक रेंज में, ये देखिए 3 आ रहा है। अभी अगली बार करूँगा सारे ऑड ही नंबर आएंगे, मतलब देखो 1 आ रहा है, इवन कोई भी नंबर नहीं आएगा। 3 आया है, 5 आया है। तो ऐसे यही सारे नंबर आएंगे। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं रैंड रेंज तक। अब अगला फंक्शन है सेलेक्ट रैंडम एलिमेंट्स। तो यूनिफॉर्म है, दिस मेथड रिटर्न एनी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर्स बोथ लिमिट इंक्लूडेड, ठीक है। यूनिफॉर्म क्या करता है, दोनों लिमिट को इंक्लूड करता है और फ्लोटिंग में आपको वैल्यू दिखाता है। तो यूज़ कर लेते हैं भैया इसे भी हम। यूनिफॉर्म 2 से लेके 10 तक चले, ये हटा देता हूँ। और जो भी आएगा नंबर वो सब ये देखिए 5.69 फ्लोटिंग आएगा, दोनों लिमिट इंक्लूड होती है। ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आ रहा है 0.02, अभी और कर लेते हैं। अब आ रहा है 7.04। तो ये चलता रहेगा, बहुत लंबा काम है ये। अब आ रहा है रैंडम चॉइस, ठीक है। चॉइस फंक्शन क्या करता है, द मेथड रिटर्न्स ए रैंडमली सेलेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सीक्वेंस, एन एम्प्टी सीक्वेंस एज आर्ग्यूमेंट रेजेस एन इंडेक्स एरर, ठीक है। इसमें क्या डालना होता है, हमें कोई लिस्ट या स्ट्रिंग को हम डाल सकते हैं। तो डाल देते हैं फिर हम चॉइस में। सरल लिख दिया है मैंने, ए आ रहा है। देखो ये सरल में से कुछ भी आ सकता है, पहले अभी ए आ गया है, अब नेक्स्ट टाइम क्या आएगा ऊपर वाला ही जाने, एस आ गया है अभी, तो कोई भी उठ के आ सकता है, ठीक है गाइज। तो सफल आता है, देख लेना आप, इतना आएगा नहीं। जो आपको मैंने ऊपर वाले बताए हैं ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये जो यूनिफॉर्म है, रैंड इंट सबसे ज़्यादा आता है और रैंडम,
तो ध्यान से देख लेना, ये भी 2-3 नंबर आपको दिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, क्या फंक्शन क्या होते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड, ये तभी चलते हैं जब इनको कॉल किया जाता है। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स कहते हैं इनको, जो डेटा पास किया जाता है पैरामीटर इनटू ए फंक्शन। ए फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज ए रिजल्ट। क्रिएटिंग ए फंक्शन इन पाइथन, ए फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड की मदद से हम कर सकते हैं। तो डेफ माई फंक्शन प्रिंट हेलो फ्रॉम ए फंक्शन, कॉलिंग ए फंक्शन, टू कॉल ए फंक्शन यूज द फंक्शन नेम फॉलोड बाई पैरेंथेसिस। तो ये सारी बात मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है, कैसे फंक्शन क्रिएट होता है। तो देखते हैं। डेफ जब भी फंक्शन बनाते हैं तो उससे पहले डेफ लिखना होता है। मैंने लिखा हेलो, ठीक है, और ये लगा दिया, और प्रिंट हेलो ऑल, ठीक है, हेलो ऑल लिख दिया हमने। अब देखो ये फंक्शन क्रिएट हो गया है। फंक्शन तब तक नहीं चलता है जब तक इसे कॉल नहीं किया जाता है। तो फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया हेलो से, ठीक है। तो सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, तो आ रहा है हेलो ऑल। सपोज मैं फंक्शन को कॉल ना करूं तो क्या होगा, फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये हेलो ना लिखूं नीचे वाला, तो ये देखो कुछ नहीं आ रहा है आपके पास। तो यही फंक्शन का काम है। तो जो भी इंडिविजुअल फंक्शन को हम चलाना चाहते हैं उसे कॉल कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसमें कमेंट आउट करके, ये है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, और ये इसको कहते हैं हम फंक्शन कॉलिंग। आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में देखनी है तो चैनल में मिल जाएंगी। टर्म 1 नाम से एक टारगेट, टर्म 1 नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो वहाँ सारी चीज़ें आप आराम से देख सकते हो। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी एक छोटा सा रिवाइज करना है, चीज़ों को पढ़ा हुआ है। ओके, आगे है आर्ग्यूमेंट्स। इन्फॉर्मेशन कैन बी पास इनटू फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स। और पैरामीटर क्या है, ए पैरामीटर इज द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। तो ये भी बात मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सपोज मुझे 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना हो, ए और बी नाम के वेरिएबल लेने होंगे। तो ये जो ए और बी हैं ये पैरामीटर कहलाते हैं, ठीक है, ये क्या हैं, पैरामीटर्स हैं। और जो यहाँ से डेटा पास होगा 10, 20, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आर्ग्यूमेंट्स, या एक्चुअल आर्गूमेंट भी कहते हैं, एक्चुअल भी कहा जाता है, एक्चुअल आर्गूमेंट, और इन्हें कहा जाता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। तो रन करके देखते हैं, रन अभी कुछ होगा नहीं, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ a प्लस बी। ए के पास 10 आया है और बी के पास 20 आया है, इनको कर देंगे हम ऐड, ये ऐड होके 30 आपको दिखा देगा, बिल्कुल सही है। देखो फंक्शन में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, आपने जितने पैरामीटर लिए हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे। सपोज अभी मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पैरामीटर लिए हैं a, b, अगर मैं एक ही वैल्यू पास कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखते हैं प्रॉब्लम क्या होगी, एरर थ्रो करेगा। देखा है क्या कह रहा है, मिसिंग 1 रिक्वायर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, तो इसको कहते हैं एरर। तो ध्यान रखना है जितने भी आप वैल्यू पास कर रहे हो उतना ही वहाँ डेटा होना चाहिए। तो अब सही चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और फंक्शनैलिटी, कुछ और फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है पाइथन। कह रहा है इफ़ यू डू नॉट नो हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट दैट विल बी पास्ड इनटू योर फंक्शन एड ए एस्ट्रिक बिफोर द फंक्शन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर आप नहीं जानते हो आप कितने आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो पैरामीटर से पहले क्या लगा दो, एस्ट्रिक लगा दो इन द फंक्शन डेफिनेशन। दिस वे द फंक्शन विल रिसीव ए टपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, टपल के हिसाब से आ जाएंगे, टपल क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एंड कैन एक्सेस द आइटम अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो देखो ये क्या करा, मैंने नितिन, हिमानी, दीपक का डेटा पास किया और यहाँ एक ही वेरिएबल ने इनको रिसीव किया है, किड्स ने। तो यहाँ पर हम इसको कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, इंडेक्स के हिसाब से। ये 0 में है नितिन और हिमानी 1 में है, दीपक 2 में है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो हम भी कर लेते हैं भाई ऐसा, 10, 20, 30। ठीक है, और मैं हेलो फंक्शन में ए से पहले लगा देता हूँ एस्ट्रिक। ठीक है, अब हमने कहा ए के 1 में क्या है, ठीक है, तो इंडेक्स के हिसाब से एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर इंडेक्स के लिए हमेशा आपका स्क्वायर ब्रैकेट ही आता है। देखो 1 पे क्या है 20, तो अगर आप नहीं जानते हो कितने आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं तो आप ये स्टार लगा के पैरामीटर बना सकते हो, तो ये आपको हेल्प करेगा फंक्शन एक्सेस करने में।
आगे बढ़ते हैं, अगला है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। यू कैन ऑल्सो सेंड आर्ग्यूमेंट्स विद द की वैल्यू सिंटैक्स, ठीक है, की वैल्यू के पेयर में भी आप वैल्यू भेज सकते हैं। दिस वे द ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट डज नॉट मैटर, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब की वैल्यू पेयर है तो अपना की को ढूंढेगा, तो डेफ माई फंक्शन child3 child2 child1 ये की है इनकी, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने देखो ऑर्डर उसी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है, child1 पहले है, child2 बाद में है, child3 यहाँ पर है, ठीक है। जो child1 है वो child1 को ही जाएगा, child2 जो है child2 को ही जाएगा, child3 जो है child3 को ही जाएगा। तो मैं भी कुछ ऐसा ही कर लेता हूँ, इसे हम करते हैं इसको कुछ अलग, नेम इक्वल टू नितिन कॉमा, ये एक पहला की वैल्यू पेयर हो गया और दूसरा डाल दिया मैंने एज 18, ठीक है। तो इधर भी हमको डिक्लेयर करने पड़ेंगे हम कितने कीवर्ड हमारे पास हैं, नेम कॉमा एज है, ठीक है। तो इधर हम एक्सेस कर सकते हैं एज, ठीक है। तो 18 आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पर मायने नहीं रखता है कि आप कोई भी ऑर्डर में लिख दो। तो ये सारी चीज़ें थी, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब आप ये भी नहीं जानते हो कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कितने हैं, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट नो हाउ मेनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दैट विल बी पास्ड इनटू योर फंक्शन, एड 2 एस्ट्रिक बिफोर द पैरामीटर नेम इन द फंक्शन डेफिनेशन। आप ये नहीं जानते हो कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी कितने दिए गए हैं, तो क्या करना है, पैरामीटर से पहले 2 एस्ट्रिक लगा देने हैं। दिस वे द फंक्शन विल रिसीव ए डिक्शनरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कैसे ले आएगा फंक्शन, डिक्शनरी के हिसाब से ले आएगा। एंड कैन एक्सेस द आइटम्स अकॉर्डिंगली। तो इधर बनाया हुआ है इन्होंने, देखो ये क्या है, डेफ माई फंक्शन एस्ट्रिक एस्ट्रिक किड, हिज लास्ट नेम इज किड लास्ट नेम। तो ये हम भी बना लेते हैं। तो क्या करना है, हमने ये करना है, 2 एस्ट्रिक लगा देने हैं, एन नाम का ले लिया। तो हमने क्या करा, नेम को नितिन दिया हुआ है और एज दी है 18। तो ये सारा का सारा डेटा किसके पास आ गया है, एन के पास आ गया। तो हम चाहते हैं एन के एज में क्या है, ठीक है। तो एक्सेस कर सकते हो, ये आ रहा है 18। अगर आपको ऐसे ही एन का नेम देखना होता तो आप देख सकते थे। तो इसके लिए आप लिखेंगे एन के नेम में क्या है, कंट्रोल एस F5 करके देखिए नितिन आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कोर्स को आगे ले जाना है। अब है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, ये बहुत काम की चीज़ है भाई। इफ़ वी कॉल द फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट इट यूजेस द डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेफ माई फंक्शन। इसको मैं आपको अपने शब्दों में बताऊंगा। और कह रहा है पासिंग ए लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, लिस्ट भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैं आपको कवर करा देता हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताता हूँ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाली ये चीज़ क्या होती है। तो भाई ऐसा करते हैं, मैंने ए ले लिया है इधर और बी को मैंने दे दिया है 30 दे देते हैं, ठीक है। और इसको भी छोड़ दो। अब आप पुराना सब भूल जाओ, डिफ़ॉल्ट पे ध्यान दो, ठीक है। हेलो को कॉल किया है मैंने, 10,20 मैंने पास कर दिया। देखिए ध्यान से देखना है, ये जो 10 है ये ए के रेस्पेक्ट में जाएगा और 20 जो है बी के रेस्पेक्ट में जाएगा, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट कब काम करता है, सपोज मैं पहले लिखता हूँ a + b, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 30। अब वो कैसे आएगा अभी बताता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये आया कैसे, a 10 को मिला और b 20 को मिला, तो 30 हो गया। अब आप कहेंगे सर ये 30 क्यों लिखा है, फिर ये 30 तब लिखा है जब आपकी कोई वैल्यू यहाँ से पास नहीं की जाएगी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम करती है। ये देखो मैंने लिख दिया है 10 a को मिलेगा और b को कुछ नहीं मिलेगा। अगर b को अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम करेगी। तो रन करके देख लेते हैं, 40 आएगा, देखिए बिल्कुल आ रहा है। तो सीधा सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप वैल्यू पास कर देते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ नहीं होती है, अगर आप वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज होगी।
और एक चीज़ का ध्यान रखना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को नॉर्मल वेरिएबल के बाद ही डिक्लेयर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं करेंगे पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी और बाद में ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होगा। देखो एरर आ रहा है, नॉट डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब पहले आपने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को ही डिक्लेयर करना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई के सैम्पल पेपर में, तो वहाँ पर बच्चों ने गलतियाँ की थी। तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है, पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आएगा देन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपका आएगा। तो ये एक सिंपल सा फंडा था। अच्छा, एक चीज़ और क्या थी कि हम हाँ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। तो एक लिस्ट बना देता हूँ एल नाम से, इसमें एलिमेंट स्टोर कर देता हूँ मैं 10, 20, 5.8। ठीक है, 3 ही ले लिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना ऐसा। तो एल इधर रिसीव करने वाला इसको बना देता हूँ ए, तो प्रिंट ए करूँगा तो सारी की सारी लिस्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए 10, 20, 5.8। गाइज ये थे हमारे फंक्शंस, मैंने सारे कवर करा दिए हैं। तो उम्मीद है आप सीखे होंगे यहाँ पर। तो ये भी इन्होंने भी यही किया हुआ है, लिस्ट पास करी है, हमने भी लिस्ट पास कर दी है। और पैरामीटर आपने देख लिया डिफ़ॉल्ट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी देखा आपने। तो ये सारी चीज़ें थी फंक्शन में। अगला टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग। तो ये फाइल हैंडलिंग क्या होती है? फाइल हैंडलिंग एक टेक्निक है, आप अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए थे इसमें हम प्रोग्राम को परमानेंटली सेव नहीं कर सकते हैं। कैसे? जब हम डेटा एंटर करते हैं रन टाइम में तो वहाँ पर डेटा परमानेंट सेव नहीं होता है। जो आपको फाइल हैंडलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आप अपने डेटा को परमानेंटली सेव कर सकते हो जो आप इनपुट ले रहे हैं। तो ये काम पाइथन में होता है। तो 3 टाइप की फाइल होती है हमारे पास। वो कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है टेक्स्ट फाइल, दूसरी होती है बाइनरी फाइल और तीसरी होती है CSV फाइल। CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, क्या होता है? एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सटेंशन टेक्स्ट का होता है TXT होता है, .txt। बाइनरी का होता है .dat और CSV का होता है .csv। तो ये ध्यान रखना है, हम पहचान सकते हैं फाइल को। .txt लिखा है तो टेक्स्ट फाइल है, .dat लिखा है तो बाइनरी है, .csv लिखा है तो बाइनरी फाइल है। फाइल हैंडलिंग जब हम करते हैं तो इसमें हमें फाइल को, चाहे हम फाइल को रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, तो हमें फाइल को सबसे पहले क्या करना होता है? ओपन करना होता है। तो ओपन करने के लिए पहले हमको फाइल का ऑब्जेक्ट का नेम देना होगा, इधर इक्वल टू ओपन फाइल का नेम कॉमा मोड। अब फाइल का नेम क्या है? यूजर की चॉइस है और इसके साथ एक्सटेंशन भी आएगा। मोड क्या होता है? रीड, राइट, अपेंड, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो कुछ मोड यहाँ पर दिए गए हैं। R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग, A फॉर अपेंड, R प्लस मतलब बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, W प्लस राइटिंग एंड रीडिंग, A प्लस फॉर बोथ राइटिंग एंड रीडिंग। ये क्या कह रहा है? अगर आपने कहीं भी मोड नहीं पास किया है तो बाय डिफॉल्ट जो आपका मोड होगा वो रीड मोड होगा। वन मस्ट कीप इन माइंड दैट द मोड आर्गुमेंट इज नॉट मैंडेटरी। इफ नॉट पास्ड देन पाइथन विल एज्यूम इट टू बी R बाय डिफॉल्ट, मतलब रीड बाय डिफॉल्ट। तो पहला प्रोग्राम है क्रिएटिंग ए फाइल यूजिंग राइट मोड, मतलब हम राइट करते हैं टेक्स्ट फाइल में डेटा को, ठीक है, और इसको रीड भी करेंगे। तो कैसे करते हैं आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ बिल्कुल चीज़ों को। सबसे पहले आप फाइल को करेंगे ओपन, तो इसके लिए फाइल का ये हैंडल ले लिया F इक्वल टू ओपन, फाइल का नेम दे दीजिए कुछ भी, मैंने ले लिया है anything.txt ये बता रहा है टेक्स्ट है, कॉमा डबल कोट्स में W लिख दो। W ये बता रहा है कि आप में इसमें राइट कर सकते हो। तो मैं f.write नाम का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ हेलो ऑल, ठीक है, और फिर मैं कर देता हूँ फाइल जो भी ओपन होगी वो क्लोज भी ज़रूर होगी और उसी हैंडल से होगी जिससे आपने ओपन किया था। तो रन करके देखते हैं, देखिए कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब डेटा सही चल रहा है। अगर एरर होती तो प्रॉब्लम आ जाती। अब अगला काम क्या होता है कि यार हम अपनी फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वर्किंग ऑफ रीड मोड, देयर इज मोर देन वन वे टू रीड ए फाइल इन पाइथन। If you need to extract a string that contains all character in the file, then we can use file.read। ठीक है, तो रीड करने के लिए क्या होता है, जैसे आपने ये डेटा लिखा,
अब आपको कोई ऐसा आउटपुट नहीं मिल रहा है कि यार हो क्या रहा है, ये आपने लिखा, अब आप इसको रीड करना चाहते हैं। तो रीड करने के लिए भी आसान मेथड है। आपने क्या करना है, सबसे पहले फाइल को ओपन करना है। तो एन नाम का ऑब्जेक्ट बना है, एन इक्वल टू ओपन। कौन सी फाइल को ओपन करेंगे, उसी फाइल को ओपन करेंगे जिसमें आपने लिखा था। तो मेरी फाइल थी नितिन डॉट txt, टेक्स्ट नहीं txt, और यहाँ पर मैं मोड कोई भी पास नहीं करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, रीड मोड होता है। तो फिर मैं लिख देता हूँ m इक्वल टू एन डॉट रीड। ठीक है, ठीक है, आ गया है। और मैं फिर कर देता हूँ प्रिंट n, और मैं कर देता हूँ n फाइल का हैंडल है n डॉट क्लोज। कोई भी फाइल को ओपन भी करना है और क्लोज भी करना है, होगा प्रिंट m। तो F5, ये देखो पूरा का पूरा डेटा रीड होके आ गया है, हेलो ऑल आ रहा है। ये देखिए मैंने क्या करा, सबसे पहले फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, n इक्वल टू ओपन नितिन डॉट txt रीड करा, नितिन फाइल से r लिखा है तो रीड होगा, n डॉट रीड जो रीड करके डेटा गया m के पास, और प्रिंट m करा दिया और n को क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर r लिखें या ना लिखें बात एक ही है, तब भी रीड ही होगा, और अगर लिख देते हैं तब भी रीड ही होता है। तो अभी रन करके देखते हैं, देखो हेलो ऑल। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रीड क्या करता है, आपका करेक्टर बाय करेक्टर रीड करता है। ठीक है, तो करेक्टर बाय करेक्टर पूरे के पूरे करेक्टर्स को रीड कर देगा, पूरी स्ट्रिंग को रीड कर देता है। अगर यहाँ पर आप कोई स्पेसिफिक नंबर लिख देते हैं, सपोज मैं 2 लिख देता हूँ, तो ये 2 ही करेक्टर्स को रीड करेगा। आगे जाके आप देखेंगे ऐसा, ये देखो आ रहा है HE, क्योंकि 2 करेक्टर हेलो में 2 ही करेक्टर H और E आ रहा है। तो अगर मैंने कोई स्पेसिफिक नंबर लिख दिया है तो उतने करेक्टर्स को रीड करेगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रीड करेगा करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है, तो ये था, ये यही कह रहा है आपसे। देखो ये कह रहा है पाइथन कोड टू इलस्ट्रेट रीड मोड करेक्टर वाइज। ठीक है, तो फाइल डॉट रीड 5 लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 करेक्टर रीड होंगे। रीड में 2 मेथड और होते हैं, रीड लाइन और रीड लाइन्स। अब ये क्या करता है, रीड लाइन करता है, एक लाइन को रीड करता है एक बार में, और रीड लाइन्स होल डेटा रीड करेगा, होल डेटा रीड करेगा। किसकी फॉर्म में करता है, लिस्ट की फॉर्म में करता है। और लिस्ट क्या होती है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में बनती है। और है राइटिंग ऑन टू टेक्स्ट फाइल, कर सकते हो। और अगला होता है राइट लाइन्स फंक्शन भी होता है, ये क्या करता है, मल्टीपल डेटा को एक ही बार में लिख सकता है। राइट क्या करता है, एक लाइन को लिखता है, और राइट लाइन मल्टीपल डेटा को लिखता है। आप प्रैक्टिकल करके देखना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं बना रहा हूँ आप भी ऐसे ही बनाना। आगे बढ़ते हैं बाइनरी फाइल में। बाइनरी फाइल क्या होती है, जो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है। टेक्स्ट तो होती है कि ह्यूमन रीड कर सकता है, बाइनरी ह्यूमन द्वारा रीड नहीं की जाती है। तो जब बाइनरी फाइल हम बनाते हैं, इसमें पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना होता है, क्योंकि जो रीड के फंक्शन और राइट के फंक्शन हैं वो पिकल में स्टोर हैं, तो इसलिए हमको पिकल को इंपोर्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कैसे करते हैं देखते हैं, इसमें हम राइट करने का काम करते हैं। तो इसका फंडा थोड़ी सा अलग चलेगा। सबसे पहले मैं करूँगा इंपोर्ट पिकल, ठीक है, और मैं डेटा ले स्टोर कर देता हूँ इक्वल टू, डिक्शनरी में बना देता हूँ नेम, मैंने दे दिया है नेम दीपक, और मैंने ले लिया एज 28। ठीक है, कुछ भी ले लो आप। अब मैं फाइल को क्या करूँगा, ओपन करूँगा। ओपन करना ज़रूरी है। मैं लिख देता हूँ n इक्वल टू ओपन, फाइल का नेम दूंगा मैं, कुछ भी दे सकते हैं। हम ले लेते हैं हिमानी डॉट टेक्स्ट नहीं DAT, क्योंकि कैसी फाइल है, बाइनरी फाइल है, ये ध्यान रखना है। मोड क्या होगा, मतलब फाइल ओपनिंग किस मोड में हो रही है, W मोड में, बिकॉज मुझे राइट करना है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। अब मैं इसमें लिखना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना होगा, पिकल डॉट डंप। ठीक है, डंप क्या होता है, राइट करने के लिए यूज होता है, और पिकल मेन मॉड्यूल है, पिकल का एक मेथड है डंप। पिकल डॉट डंप किस में है, आपका डेटा ई के पास है, ई कॉमा फाइल का हैंडल n। ठीक है, और मैं इसको कर दूंगा n डॉट क्लोज, जिससे ओपन होती है फाइल उसी ऑब्जेक्ट से क्लोज होती है, ये ध्यान रखना है। फिर से कह रहा हूँ, इंपोर्ट पिकल, मैंने डेटा ले लिया ई पे, नेम और एज ले लिया है,
फाइल को ओपन किया, हिमानी डॉट dat ये आपको बता रहा है कि बाइनरी फाइल है, w आपको ये बता रहा है, सॉरी बाइनरी जब होगा तो wb होगा, मैं आपको बताना भूल गया था, wb होता है। जैसे रीड में वहाँ पर टेक्स्ट में r होगा तो बाइनरी में rb होगा, राइट उधर w होगा टेक्स्ट में तो यहाँ पर wb होगा, टेक्स्ट में अपेंड a होगा तो यहाँ पर ab होगा, ठीक है। तो पिकल डॉट डंप ई कोमा एन, ई क्या है जिसमें वेरिएबल डेटा है और एन क्या है फाइल का ऑब्जेक्ट है, और फाइल को देन क्लोज कर दो। इसको रन करके देखते हैं, कोई देखो एरर नहीं आ रही है, इट मीन्स डेटा सक्सेसफुली लिखा गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। देखो टेक्स्ट में क्या होता था, रीड मोड ऐसे चलते थे, टेक्स्ट का अगर बात करें रीड करना है तो आर, अगर बाइनरी है तो इसमें हम क्या लिखेंगे आर बी, अगर टेक्स्ट में है राइट तो इसमें डब्ल्यू बी, ठीक है। अगर उसमें अपेंड करना था तो ए, इधर लिखते हैं ए बी, तो ये बी बी लग जाता है फॉर बाइनरी की वजह से। अब अगला काम क्या है कि हम रीड कर लेते हैं डेटा को, रीडिंग फ्रॉम ए बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करना है तो इंपोर्ट पिकल करेंगे। ये लाइन इसमें नहीं लिखी गई है, इसको आपने नहीं देखना है, तो आपने फाइल को क्या करा ओपन, जिस भी फाइल में लिखा था वहीं से आप उसे ओपन करेंगे और रीड करेंगे आरबी मोड में, और पिकल डॉट लोड, यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज होता है, लोड फंक्शन यूज होता है जो आपको रीड करवाता है। तो भैया हम भी कर लेते हैं लोड से काम, ध्यान देना है। इंपोर्ट कराएंगे पिकल मॉड्यूल को, देखो स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, एम इक्वल टू फाइल को ओपन करो, जो भी फाइल बनी हुई है उसी को ओपन करना पड़ेगा जिसको रीड करना है आपने। तो हिमानी नाम से बनाई है मैंने, हिमानी डॉट dat, ठीक है। और रीड करना है तो आर भी लिख देता हूँ, आर फॉर रीड और बी फॉर बाइनरी, ओके इतना हो गया। अब आपने क्या करना है, आप लिखेंगे आप पिकल डॉट लोड, ठीक है, पिकल डॉट लोड, यहाँ पर आ जाएगा आपका m, और इसको किसी दूसरे वेरिएबल को पास कर दो भाई, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो पिकल डॉट लोड m का डेटा सारा का सारा n के पास चला गया है, मैं कर दूंगा प्रिंट n, देन ऑब्जेक्ट को कर दूंगा मैं क्लोज, m डॉट क्लोज, और सेव कर दिया है। रन करके देखते हैं, ये देखिए आप पूरा का पूरा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा बाइनरी फाइल रीड और राइट। तो आप बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं, तो समय कम है यहाँ पर हम इतना काम नहीं कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक होता है विद मेथड, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें जो फाइल को ओपन करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। आपने क्या करना है, विद ओपन फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन और उसका मोड एज fh, मतलब यहाँ पर वो पहले नहीं आ रहा है आपका फाइल का हैंडल, बाद में आ रहा है एज लिख के। तो ये भी आप ट्राई करके देखना। और तो फाइल हैंडलिंग में आगे बढ़ते हैं, अगली है हमारी CSV फाइल लास्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो एक नंबर में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है CSV की फुल फॉर्म। तो CSV में हम दो काम करने वाले हैं, रीड और राइट करना। तो CSV में थोड़ी सा अलग है, तो इसमें आपने क्या करना है, इंपोर्ट कराना है CSV मॉड्यूल को, फाइल को ओपन करना है, इसमें W, ठीक है, राइट करना है तो W और रीड करना है तो R। तो यहाँ पर काम एक नया होता है, एक आपको राइट करना है तो राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना है, और रीड करना है तो रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैंने सबसे पहले फाइल को ओपन किया, मैंने क्या करा, CSV.writer नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और WR में स्टोर करा दिया। अब WR की हेल्प से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है मैं कुछ भी लिख सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। तो WR.write रो हेलो ऑल एस डॉट क्लोज। तो इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे ये काम होगा आपका। आपने लिखना है import CSV, ठीक है। जैसे ये लिखा, फिर उसके बाद से आपने फाइल को करना है ओपन, फाइल का नेम दे दीजिए, सरल दे देता हूँ भी मैं फाइल का नाम, सरल डॉट CSV, ठीक है, CSV फाइल है। और लिखना है तो W, ये मोड डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज R जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है। फिर मैं करूँगा, अब फाइल का जो मैं राइटर का है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, WR इक्वल टू CSV डॉट राइटर, ठीक है। और यहाँ पर फाइल का ऑब्जेक्ट आएगा S। तो राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब मैं राइटर की हेल्प से कुछ भी लिख सकता हूँ, WR डॉट राइट रो। तो मैंने लिख दिया है हेलो क्लास 12th, ठीक है।
ये हो गया। और इसके बाद आप कर देंगे इसको फाइल को क्लोज। तो फाइल का हैंडल है एस, तो एस डॉट क्लोज, ये हो गया है। रन करके देख लेते हैं। देखो कोई एरर नहीं आ रही है, इट मीन्स ये सही बना हुआ है। देखो क्या है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपने। सबसे पहले मैंने क्या करा, इंपोर्ट करा दिया CSV को। ठीक है, CSV के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान देना है। फिर मैं फाइल को ओपन करूँगा। मैंने आपको बताया था टेक्स्ट फाइल है या आपकी बाइनरी फाइल है, आपकी CSV फाइल है, आपको ओपन करना ही करना है। तो ये फाइल का नेम, उसका एक्सटेंशन CSV है तो CSV लिखा है, और जो भी काम करना है, राइट करना है तो राइट। अब यहाँ पर क्या काम था, एक नया इसका ऑब्जेक्ट बनाना था, राइटर का या रीडर का। तो मैंने बना दिया CSV डॉट राइटर एस और WR नाम का। WR डॉट राइट रो, मैंने एक रो लिख दी, हेलो क्लास 12th। ठीक है, तो सिंपल था। तो आगे देखते हैं अब क्या है। और राइट रोज क्या करता है, राइट रोड इट राइट्स मल्टीपल डेटा एट ए टाइम। मल्टीपल डेटा को एक बार में लिख सकता है राइट रोज। और राइट रो एक लाइन को। रीडिंग इन CSV फाइल, अब रीड करना है CSV फाइल से। तो सबसे पहले इंपोर्ट CSV करेंगे आप, एस इक्वल टू ओपन st.csv, मतलब जो भी फाइल का नेम है उससे लिखा आपने, और रीड CSV डॉट रीडर। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं तो आपको वो यूज़ करना ही करना है। तो यहाँ पर राइट हो रहा है, रीड हो रहा है, तो रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। तो फॉर आई इन कब तक चले, WR तक चले। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ ये भी। इधर आपने यहाँ से हटा देते हैं हम इसको सारा। इसमें लिखते हैं इंपोर्ट CSV। सबसे पहले हम करते हैं फाइल को ओपन, एस इक्वल टू, फाइल का नेम मैंने दिया था सरल, तो सरल डॉट CSV, रीड लिख लेते हैं, या ना भी लिखें काम चल जाता है, नहीं लिखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, R इक्वल टू CSV, लिखना है तो रीडर ऑब्जेक्ट बनेगा, रीडर, और S नाम का फाइल का हैंडल है आपका। ठीक है, और मैं लूप चलाऊंगा फॉर आई इन कब तक चले, R तक चले, और प्रिंट आई करा दीजिए। और मैं फाइल को कर देता हूँ क्लोज, एस डॉट क्लोज। तो एक एक करेक्टर करके आपका रीड होके आ जाएगा डेटा। ये देखिए आ रहा है HELLOCLASS12। तो इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इसलिए कहा गया है, जो भी वैल्यू होती है कॉमा सेपरेट होके कॉमा में आती है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो गाइज ये था हमारा कंप्लीट कंप्यूटर साइंस विद पाइथन 083 एक वीडियो में। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।